गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। क्या हाल है आप सबके, कैसे हो आप सब? तो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल कॉमर्स चैंपियंस बैन अकेडमी पर। और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की एजुकेटर कोमल ज्ञामलानी संतानी। कैसे हैं आप सब गाइस? फटाफट से लाइव चैट में आ जाइए और बता दीजिए कि क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपर्ली? यस, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? फटाफट से बताइए, क्या आप सबको आवाज सुनाई दे रही है? यस। तो आज के सेशन में, जैसा कि आपने टीएन देख ली है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, द जायंट चैप्टर इन वन गो। ठीक है, चैप्टर है बहुत बड़ा, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और अगर आप आगे जाके सीए जैसे फील्ड चूज करते हो तो वहां पर भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट एनी डिले। वीडियो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और हम इसको खत्म करने वाले हैं बिल्कुल वन गो में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। शुरू करेंगे हम सबसे पहले परपेचुइटी टॉपिक के साथ, बट बिफोर दैट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बेसिकली वो एस्पेक्ट है जहां पर हम कुछ एक अमाउंट या तो बोरो कर रहे होते हैं या तो हम लेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? द प्रिंसिपल अमाउंट। राइट, वट एवर अमाउंट यू हैव बोरोड और वट एवर अमाउंट यू हैव लेंट, दैट इज द प्रिंसिपल। अब जब भी आप पैसा किसी से उधार लेते हो, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लेते हो, दैट इज टाइम। अब कोई भी आपको फ्री में तो पैसा देगा नहीं, कलयुगी दौर है, तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपसे चार्ज करता है। ठीक है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूजुअली जब आप बचपन में पढ़ते थे तो आप उसको कैपिटल आर से डिनोट करते थे, बट अब जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर पैसा उधार दिया गया है या लिया गया है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर परसेंटेज से। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? दो तरीकों से पैसा बोरो या लेंड किया जाता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है दैट रिमेन्स सेम। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। हर साल भी हो सकता है, हर महीने भी हो सकता है, हर 6 महीने भी हो सकता है, हर क्वार्टर भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल चेंज होता है। चेंज कैसे होता है? वट एवर यू अर्न द इंटरेस्ट, वट एवर इंटरेस्ट यू अर्न, प्रिंसिपल में तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, साथ साथ जो आप इंटरेस्ट अर्न करते जाते हो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। इसकी वजह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल सेम नहीं रहता। ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, प्रिंसिपल चेंजेस। व्हाई? प्रिंसिपल क्यों चेंज होता है? क्योंकि अलोंग विद द प्रिंसिपल आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो प्रिंसिपल चेंज होने का जो घटनाक्रम है, ये साल में कितनी बार हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर ये साल में एक ही बार होता है, इफ इट हैपेंस ओनली वंस इन अ ईयर, इसको आप क्या बोलते हो? कंपाउंडेड एनुअली। इफ इट हैपेंस ओनली वंस इन अ ईयर, जो प्रिंसिपल चेंज होने का घटनाक्रम है, अगर वो साल में एक ही बार हो रहा है तो आप उसको क्या बोलते हो? कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अगर हर 6 महीने में प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, मतलब क्या हुआ? आपने पैसा इन्वेस्ट किया, हर 6 महीने में आपने जो इंटरेस्ट कमाया वो आपके प्रिंसिपल में लग गया। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल प्लस 6 महीने के इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो हर 6 महीने में अगर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्या बोलोगे? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फिर तीसरा आता है, हर क्वार्टर में चेंज हो रहा है प्रिंसिपल, मतलब हर 3 महीने में आपने जो इंटरेस्ट कमाया वो प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली।
ठीक है। और यही इंसिडेंट अगर हर महीने होने लगे कि एक महीने का इंटरेस्ट जो बना उसको प्रिंसिपल में ऐड करते गए, फिर नेक्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट बनेगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे बनेगा, तो अगर ये सिस्टम हर महीने हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेड मंथली। तो अगर साल में कंपाउंडिंग एक से ज्यादा बार हो रही है तो ये जो R% जो हमने जिसके बारे में अभी ऊपर पढ़ा, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना है, नीड्स टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, हमको इसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो thus it gave birth to a new term that is rate of interest after adjustment. Rate of interest after adjustment. ठीक है, वो कैसे निकालोगे? अगर आप कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हो तो सेम ही रहेगा। अगर आप सेमी एनुअली कर रहे हो तो आप रेट को क्या करोगे? डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अगर आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हो तो आप रेट को क्या कर दोगे? डिवाइड बाय 4 कर दोगे। मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो आप रेट को क्या करोगे? डिवाइड बाय 12 कर दोगे। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट होता है उसको आपकी बुक में स्मॉल आई से रेफर किया गया है। उसको क्या रेफर किया गया है? स्मॉल आई से। So that is rate of interest after adjustment. Rate of interest after adjustment. So we need to pay attention कि compounding साल में कितनी बार हो रही है। Is this clear? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि R% क्या होता है और I क्या होता है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, फिर आते हैं परपेचुइटी के कॉन्सेप्ट पर। नाउ व्हाट इज परपेचुइटी? परपेचुइटी जो है वो दो शब्दों से बनी हुई है, एक है परपेचुअल और एक है एनुइटी। ठीक है, एनुइटी का मतलब होता है किश्त, इंस्टॉलमेंट। परपेचुअल मतलब होता है दैट कंटिन्यूज फॉर एवर। जब आपने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें आप देखते हो कि कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, और कंपनी का एक फीचर होता है कि उसमें परपेचुअल सक्सेशन होना है, दैट इज पीपल में कम पीपल में गो बट कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। तो ऐसे ही परपेचुअल मीन्स दैट कंटिन्यूज फॉर एवर। तो परपेचुइटी मतलब एक ऐसी किश्त जो फॉर एवर चलने वाली है। नाउ दैट किश्त, दैट इंस्टॉलमेंट कुड बी यू आर रिसीविंग इट और यू आर पेइंग इट। ठीक है, राइट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है कि फर्ज कीजिए कि मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि भाई मेरे मरने के बाद जब राम जी को मैं प्यारी हो जाऊंगी, उसके बाद मेरी याद में हर वो स्टूडेंट जो अप्लाइड मैथ्स में बोर्ड्स में टॉप करेगा उसको 5,000 रुपीज का प्राइज मिले। ठीक है, मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरी याद में 5,000 रुपए का प्राइज उसको मिले जो कि अप्लाइड मैथ्स में टॉप स्कोरर हो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि हर साल 5,000 का रिवॉर्ड या प्राइज किसी बच्चे को मिले, तो आज मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या चाहती हूँ मैं? ये 5,000 का प्राइस फॉर एवर चले, एनुअली मिलता रहे। ठीक है, सो फॉर दिस अगर मैं चाहती हूँ कि ऐसा चलता रहे साल दर साल इनफाइनाइट टाइम तक, तो मुझे आज कुछ एक अमाउंट, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। लमसम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। लमसम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। तो जो लमसम अमाउंट आप आज इन्वेस्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? यस और नो? और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल पी से। उसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल पी से। और ये जो 5,000 का हर साल प्राइज मिलना चाहिए इसको बोलते हैं अपन एनुइटी। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। इससे डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। नाउ दैट कुड बी पेमेंट, दैट कुड बी अ रिसीट। ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट करने के पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिनोटिंग इट विद कैपिटल आर? कैपिटल आर से डिनोट क्यों किया जा रहा है? इट इज अ रेगुलर पेमेंट और रिसीट। ठीक है, ये क्या है? एक रेगुलर पेमेंट है या एक रेगुलर रिसीट है, तो इसीलिए उसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी मींस द लमसम अमाउंट दैट यू नीड टू इन्वेस्ट। ठीक है, उसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल पी से।
उसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल P से, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हमने पढ़ा, आई होप दिस इज क्लियर, कि यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली में हम R% को डिवाइड बाय 1 करते हैं, यहाँ पर हम R% को 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम R% को 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 12 से. Let me just write it here R% so that you don't get confused. सेमी एनुअली में R% डिवाइड बाय 2 होता है, क्वार्टरली में R% डिवाइड बाय 4 होता है, और मंथली में इट इज R% डिवाइड बाय 12. ठीक है, so that is the rate of interest after adjustment, जिसको आप स्मॉल आई से डिनोट करते हो. ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, ये हो गया परपेचुइटी क्या होती है, एंड देन वी स्टडीड कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या होती है. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैलकुलेट करने की दो सिचुएशंस होती है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैलकुलेट करने की दो सिचुएशंस होती है. पहली सिचुएशन वो जहां पर ये जो रेगुलर पेमेंट या जो रिसीट है वो पर्टिकुलर पीरियड, दैट कुड बी एन ईयर, दैट कुड बी अ ईयर, क्वार्टर, 6 मंथ पीरियड, तो वो रेगुलर पेमेंट अगर उस पीरियड के एंड में हो रही है, फर्स्ट सिचुएशन, या फिर वो रेगुलर पेमेंट जो है वो उस पीरियड के शुरुआत में हो रही है. दो सिचुएशंस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है. मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं कंपाउंडेड एनुअली कर रही हूँ तो जो पहली किस्त है अगर मैं साल के एंड में पे कर रही हूँ, अभी नहीं, साल के एंड में पे कर रही हूँ, तो दैट इज द केस रेगुलर पेमेंट और रिसीट डन एट द एंड ऑफ द ईयर. If it is semi-annually, so at the end of 6 months, quarterly at the end of quarter, monthly at the end of month. So this is one case. Second case is immediately now. ठीक है, in the beginning of the year, in the beginning of the quarter, in the beginning of the 6 month, in the beginning of every month. अगर ये सिचुएशन है तो ये सेकेंड केस है. ठीक है, तो दो क्राइटेरियाज पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी को क्लासिफाई किया जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया, व्हेन रेगुलर पेमेंट इज डन, regular payment or receipt is made at the end of each period of time. Now each period means it could be an year, quarter, 6 months टाइम पीरियड और अ मंथ. तो उस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है वो होता है P is equal to R upon I. Now pay attention. P is the present value of perpetuity, R is the regular payment or receipt, and small I is the rate of interest after adjustment. Okay, so present value of perpetuity मतलब the lump sum amount जो आपको इन्वेस्ट करनी है वो किसके बराबर होता है, R upon I के, कब, जब रेगुलर पेमेंट की जा रही है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. ठीक है, अगर रेगुलर पेमेंट बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में जा रही है, इफ द रेगुलर पेमेंट इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड ऑफ टाइम, तो उस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, R प्लस R अपॉन आई के. मतलब R अपॉन आई तो अपन पहले भी कर ही रहे थे, वी वर डूइंग R अपॉन आई पहले भी. एडिशनल क्या किया हमने, उसमें R ऐड कर दिया. एडिशनल क्या किया हमने, उसमें R ऐड कर दिया. ठीक है, क्यों R ऐड कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट रिसीट है या जो फर्स्ट पेमेंट है वो अपन आज अभी तुरंत कर रहे हैं. तो प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो जो आज तुम पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो वो तुमको इस प्रेजेंट वैल्यू में ऐड करनी होगी, इसके चक्कर में हम ऐसा कर रहे हैं. ठीक है, आ गई बात समझ में सबको. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर. इसके अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस लगाते हैं अपन मिलकर. क्या कहता है पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹900. कितने की परपेचुइटी है, 900 रुपए की है. ठीक है, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ 5% पर एनम. आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालना है. आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का क्या फॉर्मूला होता है, पहले आप गिवन लिख दोगे, सब क्या है गिवन आपको देके रखा है, R दैट इज 900. ठीक है, R% आपको 5% देके रखा है. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालना है आपको, तो क्या करोगे, R अपॉन आई कर दोगे. ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 900 अपॉन 5%, यानी 900 अपॉन 5 अपॉन 100. ये 100 उचक के आगे चला जाएगा, 900 इंटू 100 अपॉन 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 18,000 रुपीज. इट इज इक्वल टू 18,000 रुपीज. तो आंसर में आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट वैल्यू of perpetuity is equal to 18,000 rupees. It is equal to 18,000 rupees. ठीक है, बढ़िया.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, रेगुलर बेसिस पर पेमेंट हो रही है, ऑफ ₹1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 months एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर, मतलब परपेचुइटी है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 months है, मतलब कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, चलिए सो लेट्स सॉल्व इट। हमको क्या गिवन है, हमको बोल रहे हैं कि जो रेगुलर पेमेंट है वो है ₹1000, ठीक है, मतलब जो परपेचुइटी है वो है ₹1000। फिर जो R% है वो कितना है 8%, बट क्योंकि ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन मतलब 8% डिवाइड बाई 2 दैट इज 4%, राइट। फिर क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R/I, मतलब 1000/4%, यानी 1000/4 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25। 25,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। मतलब जब तुम आज 25,000 इन्वेस्ट करोगे तब जाके हर 6 महीने के एंड में ₹1000 जनरेट होंगे व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इट एट 8% पर एनम। ठीक है, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी of ₹2500 payable at the end of every 6 months be 10,000। Now see, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2500 की परपेचुइटी है और प्रेजेंट वैल्यू भी उन्होंने 10,000 दे दी है। मतलब आपको गिवन है R is equal to 2500 है, मतलब द रेगुलर रिसीट और द पेमेंट इज 2500 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी जो है वो 10,000 रुपए की है, ये दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और क्या बोल रहे हैं 6 months, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो R% है आपके पास, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R% डिवाइड बाई 2, यानी R/200। फिर हमने फॉर्मूला लगाया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू R/I। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10,000 है, ठीक है, परपेचुइटी कितना है 2500 है, I कितना है R/200 है। ठीक, ट्रांसपोजिंग किया, 10,000 इज इक्वल टू 2500/1 इंटू 200/R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2500 इंटू 200/10,000। तो ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 इंटू 2 is 50%। Is this so? Yes. Is this so? Yes or no? Clear है? यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 25 इंटू 2 दैट इज 50%। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। अभी इसके पहले जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या करना पड़ रहा था अपन को उसमें अपन को क्या करना पड़ रहा था कि अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकाल रहे थे या फिर रेगुलर रिसीट निकाल रहे थे। दिस वाज डिफरेंट क्योंकि यहाँ पर आपको आर निकालना पड़ा, यहाँ पर आपको आर निकालना पड़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम। आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालना है, मतलब P निकालना है आपको। ठीक है, गिवन R आपको 500 दे के रखा है और फिर बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। R% कितना है 8, तो I कितना हो जाएगा 8% डिवाइड बाय 4 दैट इज 2%। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। फिर n बोला है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या है R/I, पुट इट इन द बॉक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 500, I कितना है 2%, so 2/100, so 500/1 into 100/2, ये हो जाएगा 250, दैट इज 25,000। जब आप आज 25,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तब जाके हर क्वार्टर के एंड में 500 रुपए के
रिटर्न्स चालू होंगे रेगुलर बेसिस पर व्हेन इट इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let's proceed to the next question. It says, what sum of money is needed to invest now? अब instead of saying कि present value of perpetuity कितना है, वो क्या बोल रहे हैं, आज कितना इन्वेस्ट करें। बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी की बात हो रही है, द लमसम अमाउंट, सो एज टू गेट 5000, दैट इज रेगुलर रिसीट 5000 है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर एवर। नाउ कैच हियर इज बिगिनिंग, कैच हियर इज बिगिनिंग, तो मतलब आर प्लस आर अपॉन आई जाएगा, ऑफ एवरी मंथ, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करना है। इफ द मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। हमको आर की वैल्यू देके रखी हुई है उन्होंने कितना, 5000। प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी हमको निकालना है, आर परसेंट उन्होंने देके रखा है 6%, तो आई क्या हो जाएगा, 6% डिवाइड बाय 12 यानी कि 0.5%, 1/2% यानी कि 0.5%, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी बिगिनिंग वाला केस है, तो इट इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आई, आर प्लस आर अपॉन आई, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 0.5% हो जाएगा, 5000 प्लस 5000 अपॉन 0.5%, so 5000 plus 5000 अपॉन 0.5 अपॉन 100, डेसिमल कोड आया तो ये 1000 हो जाएगा। इवेंचुअली क्या हो जाएगा, 5000 प्लस 5000 अपॉन 1 इंटू 1000 अपॉन 5, तो ये कैंसिल होके 1000 हो जाएगा। सो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 और उसमें कर देंगे +5, तो 1000 इंटू 1000 इज 10 लाख, उसमें +5 कर देंगे, so that would be equal to 10,05,000, 10,05,000। मतलब आज आपको 10,05,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि 5,000 हर मंथ के शुरू में आपको रिटर्न्स मिले, अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। इट सेज, find the present value of perpetuity of rupees 300 payable at the beginning of every 6 months if money is worth 6% per annum। देखो क्या बोल रहे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालना है, मतलब आपको P निकालना है, 300 पेबल मतलब R इज इक्वल टू 300 है, एट द बिगिनिंग, फिर से वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, एट द बिगिनिंग, मतलब R प्लस आर अपॉन आई वाला फॉर्मूला यूज होगा। फिर बोला 6 मंथ्स, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो R परसेंट आपको 6% देके रखा है, तो स्मॉल आई कितना हो जाएगा, 6% को डिवाइड करेंगे 2 से, सो दैट इज इक्वल टू 3%, राइट। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का R प्लस आर अपॉन आई, आपने इसको बॉक्स में डाला, ठीक है। R की वैल्यू है 300 रुपए, 300 अपॉन 3% विच इज 300 प्लस 300 अपॉन 3 अपॉन 100, 100 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल होके 100 हो जाएगा, 300 प्लस 100 इंटू 100 दैट इज 10,000, 10,000 प्लस 300 इज 10,300, तो आंसर क्या बोलोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज 10,300, 10,300, okay। So I hope this is clear, I hope this is very clear in your mind, ठीक है। चलिए बढ़िया, just a minute guys। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, just try this question till the moment, just give me 30 seconds। yes, so here we go। तो परपेचुइटी इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, आई बिलीव, है ना, सारे टॉपिक में से इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। CAGR अभी भी आपके कोर्स में है ही, ठीक है। नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज समथिंग दैट हैज बीन डिलीटेड, और एक नया टॉपिक जो आपके कोर्स में ऐड हुआ है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इस वाले चैप्टर में।
तो अपना सिंकिंग फंड और ईएमआई जो है वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, दैट्स बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, दैट्स बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन पार्ट। बाकी तो अगर फॉर्मूले पे ग्रिप बन गई अपनी, फॉर्मूले पे अगर अपनी ग्रिप बन गई तो फिर चीजें आसान है ना। यस, सो लेट्स कंटिन्यू। Yes. The question says, what amount is received at the end of every 6 months forever if 72,000 kept in a bank earns 8% per annum compounded half yearly? तो अभी वो तुमसे R पूछ रहे, what amount is received at the end of every 6 month? हर 6 महीने के एंड में आपको कितना पैसा मिलेगा वो पूछ रहे. That means they are asking you to find R. गिवन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी आपको 72,000 देके रखी हुई है, बढ़िया है, ठीक है. उसके बाद आपको बोल रहे हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 8%, फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आई कितना हो जाएगा 8% डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 4% हो जाएगा. आपको आर निकालना है, ठीक. फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स बोला है उन्होंने. एंड ऑफ 6 मंथ्स में तो अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज पी इज इक्वल टू आर अपॉन आई. P इज इक्वल टू R अपॉन आई, ठीक है. तो प्रेजेंट वैल्यू आपको 72,000 देके रखी है, R हमें पता नहीं है, रेट कितना है 4%, ठीक है. सो 4% इज इक्वल टू R, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 2880 रुपीज का वैल्यू R आ जाएगा. So that would be the regular receipt or the payment that we'll get on investing 72,000. ठीक है, yes. चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. So this was all about CAGR. This was all about perpetuity. Now let's move to CAGR, that is compound annual growth rate. ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को लेके थोड़ा सा अलग ही मिथ चलता है बच्चों के बीच में कि अरे यार ये तो कुछ अलग सा टॉपिक है, बट इट इज नॉट. कोई अलग सा टॉपिक नहीं है. आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, आई जस्ट टेल यू, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n. दिस इज द फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले में आप क्या करो, इस आई को गायब कर दो, इस फॉर्मूले में आप इस आई को गायब कर दो और बाकी सब चीजें वैल्यू पुट कर दो, ट्रांसपोजिंग कर दो. आई को निकालने के लिए क्या करोगे? a अपॉन पी पावर में 1/n, फिर करोगे -1 और फिर करोगे इंटू 100. तो ये जो आई निकल कर आया इसी को बोलते हैं CAGR. ये जो आई निकल कर आया इसी को क्या बोलते हैं? CAGR. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब ये CAGR को समझने के पहले, CAGR को समझने के पहले कुछ एक भाषा है जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ. मे बी ये आपके फॉर्मुलेस के जो फोबिया है उसको दूर करे, खत्म करे, डर को खत्म करे. क्योंकि इस चैप्टर में मैंने देखा है कि बच्चे जो अगर डरते हैं वो है फॉर्मूले को देखकर और कैलकुलेशन को देखकर. फॉर्मूले इतने बड़े बड़े होते हैं. तो सिंपल है, लाइफ का प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज जब बहुत बड़ी लगे, बहुत डिफिकल्ट लगे, तो उसको क्या करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या उसका स्वरूप सिंपल कर दो, सो दैट कि यू आर एबल टू रिटेन इट. इस तरीके से अगर आप चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ोगे तो काफी चीजें सिंपल हो जाएंगी. जैसे कि 3 टर्मिनोलॉजीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट विल हेल्प यू टू रिटेन द फॉर्मूलाज. ये आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगी, दैट इज फॉर श्योर. ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये अपना स्टाइल है पढ़ाने का, तो अपन शॉर्टकट तरीके से इस तरीके से पढ़ाते हैं सो दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूला. व्हाट इज दैट शॉर्टकट? ध्यान से, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले आर का मतलब सीखा था. R% द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. R इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट. फिर उसके बाद जो स्मॉल आई होता है, स्मॉल आई क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट. यानी क्या करेंगे,
R% को 2 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे या फिर 12 से डिवाइड करेंगे? 2 और 4 और 12, 365 वाला आपके कोर्स में आएगा नहीं इतना बड़ा, ठीक है। सो दैट इज आई। फिर एक नया टर्म आता है, दैट इज नंबर ऑफ एन। एन मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड का मतलब है कि गिवन टेन्योर में कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है। जैसे अगर टाइम आपको दे दिया जाए 2 साल और बोल रहे हैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, तो 2 साल के टाइम पीरियड में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 1 साल में 2 बार होगी, तो 2 साल में 4 बार होगी, ठीक है। बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 1 साल में कितनी बार होगी? 4 बार होगी हर 3 महीने में। तो 2 साल में कितनी बार होगी? 4 × 2 8। सो एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ पेमेंट्स। जितनी बार कंपाउंडिंग होगी उतनी बार पेमेंट या रिसीट अकर होगी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। सो एन मीन्स नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड और नंबर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो मैं नई टर्मिनोलॉजी आपको बता रही हूँ, आने वाले हर फॉर्मूलेज में, मतलब अगर मैं बात करूँ CAGR की, मैं बात करूँ डिप्रिसिएशन की, मैं बात करूँ EMI की, सिंकिंग फंड की, वहां पर एक कॉमन चीज जो तुमको हर फॉर्मूले में दिखेगी वो होगी ये, क्या मैम? 1 + I⁴ ये तुम्हें हर फॉर्मूले में, ऑलमोस्ट हर फॉर्मूले में दिखेगा। इसको अपन क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एज इंटरेस्ट फैक्टर। ये मैं अभी लिख के बता रही हूँ, इतना आपको इतना नहीं लिखना है। इंटरेस्ट फैक्टर को शॉर्ट में बोलते हैं आई फैक्टर। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहां भी फॉर्मूले में 1 + I⁴ लिखा होगा, उसकी जगह हम ये इतना बड़ा लिखने की जगह हम आई फैक्टर लिख देंगे, IF, ठीक है। तो उससे क्या होगा? फॉर्मूले का स्वरूप काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सेकेंड टर्म जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ वो ध्यान देंगे, 1 + I⁴ फिर उसमें से -1 किया और उसको डिवाइड किया I से। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, शॉर्ट में बोलेंगे F फैक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी अभी सिखाया तुमको कि ये 1 + I⁴ आया है, ये आई फैक्टर है। तो इतना बड़ा लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे? आई फैक्टर, उसको कर देंगे -1 और उसको डिवाइड कर देंगे आई से। तो देखो एफ फैक्टर का इतना बड़ा जो फॉर्मूला था वो कितना छोटा सा हो गया, आई फैक्टर -1 डिवाइड बाय आई, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद तीसरा टर्मिनोलॉजी जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो ये है, 1 + I⁴ -1 डिवाइड बाय आई, इतना तो अभी हमने किया ही था, इंटू 1 + I⁴ ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं PF से, ठीक है। अब इसको मैं अगर अपनी भाषा में और सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या है? आई फैक्टर, ये भी क्या है? आई फैक्टर। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आई फैक्टर -1 अपॉन आई इंटू आई फैक्टर 100%। और अगर इतने पार्ट को देखो तो ये क्या है? इतना पार्ट F फैक्टर है। व्हाट इज इट? F फैक्टर। तो क्या करेंगे? F फैक्टर को जब आप I फैक्टर से डिवाइड करोगे तो यू गेट P फैक्टर, ठीक है। ये इतना समझ लोगे ना तो तुम्हारा फॉर्मूला काफी काफी सिंपल हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। यस, चलो देखते हैं कैसे सिंपल होगा। तो ये इतनी भाषा आपको समझ जानी है अच्छे से कि आई फैक्टर क्या होता है? 1 + I⁴ ठीक है। फिर आई फैक्टर में से -1 कर दो, उसको डिवाइड बाय आई कर दो, तो इट इज फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फिर आई फैक्टर में से -1 करके उसको आई से डिवाइड करके और फिर से आई फैक्टर से डिवाइड कर दो, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इन शॉर्ट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को आई फैक्टर से डिवाइड कर दो तो यू गेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये अगर समझ में आ जाता है तो फॉर्मूला विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। अब समझिएगा, whatever amount, the lump sum amount that you invest today, जो भी आप lump sum amount आज इन्वेस्ट करते हो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। lump sum amount इन्वेस्टेड टुडे, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू,
ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया कुछ एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, आज 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल के बाद देखते हो कि वो 10,000 की जो वैल्यू है वो 20,000 हो गई है। सो 5 साल के बाद ये 10,000 20,000 के बराबर है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। आम भाषा में हम इसको प्रिंसिपल और इसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर प्रिंसिपल दिया हो और मुझे अमाउंट निकालना हो, प्रेजेंट वैल्यू दी हो और मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, द वे इज कि मैं क्या करूंगी, फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी। ये याद रखना है। द वे इज कि मैं इसको आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी। इज दिस क्लियर? यस। मतलब मैम अगर मुझे क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, और मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में यानी पी में आई फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, फ्यूचर वैल्यू मिल जाती है। अब ये इसी के कॉन्सेप्ट से ना CAGR का फॉर्मूला बना है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट है। व्हाट इज दिस, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो अभी हमने पढ़ा था अमाउंट का फॉर्मूला, दैट अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। तो ये क्या है, 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n, यही तो आई फैक्टर है। मतलब अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में आई फैक्टर मल्टीप्लाई करो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। अब CAGR में क्या होता है गाइस, व्हाट हैपेंस इन CAGR, कि यही वाले फॉर्मूले में ये लोग क्या करते हैं, आई को गायब कर देते हैं, आई इज मिसिंग, और आपको वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सब कुछ ट्रांसपोजिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले पी को यहाँ भेजना पड़ेगा, ए अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन पी इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n। फिर ये पावर n को जब LHS में भेजोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ए अपॉन पी की पावर 1 बाय n। फिर ये +1 जो था इधर आके -1 हो जाएगा, और रेट निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आई मिल जाएगा। दिस इज व्हाट फॉर्म्स द फॉर्मूला ऑफ CAGR। ठीक है, अमाउंट की जगह पर फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी और पी की जगह पर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। This forms the formula of CAGR. So nothing different concept. कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला है, जस्ट उसमें आई को गायब कर दीजिए एंड यू विल गेट इट, राइट। चले क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिसेस वंदना इन्वेस्टेड 35,000 in shares of a company and reinvested the earnings every year in buying the shares of the same company. At the end of 5 years, the value of the shares increased to 56,000. मतलब जब उसने इन्वेस्ट किया था तो इट वॉज 35,000। अब 5 साल के बाद वही चीज 56,000 की हो गई है। तो बोल रहे हैं CAGR कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हमको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000। ठीक है, फिर आपको देके रखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज 56,000, और टाइम आपको कितना देके रखा है 5 ईयर्स। तो आप बोलोगे n इज इक्वल टू 5 ईयर्स, राइट। अब CAGR का फॉर्मूला क्या है भाई, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, पावर में 1 बाय n -1 और फिर इंटू 100। जस्ट पुट द वैल्यूज ईयर, 56,000 अपॉन 35,000, पावर में 1 बाय n -1 एंड इंटू 100। तो ये देखो कैंसिल आउट होके 56 और 35 7 के टेबल में आते हैं, 7 5 सा 35, 7 8 सा 56। तो इवेंचुअली द वैल्यू विल कम आउट टू बी 8 बाय 5 की पावर 1 बाय 5 -1 और इंटू 100। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको क्वेश्चन में 8 बाय 5 की पावर 1/5 की वैल्यू दे, तो जस्ट पुट द वैल्यू ईयर, उसमें से -1 करो और उसमें 100 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द CAGR। इफ इट इज नॉट गिवन देन लीव द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ओनली, आंसर करके लिख दो कि CAGR ये है। ठीक है, क्योंकि इसका फर्दर कैलकुलेशन ओरली पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट होता, फोर्थ रूट होता और ऐसा नंबर होता जो कि जिसकी फोर्थ रूट एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती हो, ऐसा कुछ होता, तो फिर वी वुड हैव डन अदर वे, मतलब हम एक्चुअली उसका वैल्यू निकाल सकते थे मैनुअली। बट अगर आप उसको मैनुअली नहीं निकाल सकते हो तो यू विल हैव टू लीव इट हेयर ओनली, यू विल हैव टू लीव इट हेयर ओनली। आई होप दिस इज क्लियर। यस, चलिए बढ़िया है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। CAGR में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड 5,000 इन अ फंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2018। मिस्टर मोहन क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फंड में 2018 में, ठीक। बाय द एंड ऑफ ईयर 2018 his investment was worth 9,000. Next year the market crashed and he lost 3,000 and ending up with 6,000 at the end of year 2019. Next year, that is 2020, he gained 4,500 and ending up with 10,500 at the end of the year. Find the CAGR of this investment. अब बीच में इतना जो कुछ भी उन्होंने बकर करी है उसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। सो 2018 की बिगिनिंग में 2018 की बिगिनिंग में इट वाज 5,000 और 2020 के एंड में इट वाज 10,500। बस हमें इन दो ही वैल्यूज से मतलब है। दिस 5,000 इज योर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, एंड दिस 10,500 इज द फ्यूचर वैल्यू, दैट्स इट। CAGR निकालना है, फॉर्मूला लगाते हैं, इट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो टाइम कितना है, हाउ मच इज द टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम कितना है। 2018 में शुरू किए थे, 2020 के एंड में बैठे, 2018 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा, 3 साल पूरे पूरे हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे कि n इज इक्वल टू 3, सो 1/n - 1 इंटू 100। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, कितना आ जाएगा 10,500 अपॉन 5,000 पावर में 1/3 -1 एंड फिर इंटू 100। तो ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 21 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, 2.1 की पावर 1/3 -1 into 100, that would be your final answer. Now if the question gives you the value of 2.1 की power 1/3, put it and solve it further, otherwise leave it here only, that would be the final answer, ठीक है। I hope this is clear, pretty clear in your mind। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन। मिस्टर त्रिपाठी इन्वेस्टेड 10,000 इन अ कंपनीज फंड, ठीक है, 10,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किया। His yearly investment values are shown in the table given below, ठीक है। 10,000 उसने आज इन्वेस्ट किया, ईयर एंड में वो 10,000 13,000 के बराबर हो गया, ईयर 2 के एंड में 11,000 और फिर 9,400, मतलब एक्चुअली जो वैल्यू है वो डिप्लीट हो रही है, गिरती जा रही है ना। तो क्या बोल रहे हैं, CAGR निकालिए इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर जो CAGR निकल कर आएगा वो नेगेटिव होगा, राइट। चलिए तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो सबसे सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट वैल्यू तो हमको दिख रही है कि इट इज 10,000, बढ़िया। फ्यूचर वैल्यू जो है वो भी हमको दिख रही है कि 9,400 है। एन कैसे निकालोगे, एन निकलता है लीप्स वाले मेथड से, 0 to 1 1 ईयर हो गया, 1 to 2 1 ईयर हो गया, 2 to 3 1 ईयर हो गया, टोटल 3 ईयर्स हो गए। हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स, राइट। तो बस CAGR का फॉर्मूला यूज करना है एंड वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो CAGR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, पावर में डाल देंगे 1/3 -1 और फिर कर देंगे इनटू 100, तो क्या आ जाएगा 9,400 डिवाइड बाय 10,000 पावर में 1/3 -1 एंड देन इनटू 100, ठीक है। यस, सॉर्ट करें इसको, फाइनली सॉल्व करेंगे तो 9.4, सॉरी 9.4 नहीं, 0.94, 2 0 कटेंगे ना, सो 0.94 की पावर 1/3 -1 इंटू 100, तो जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी इन नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में होगा, वो दिख ही रहा है क्वेश्चन में कि ये जो होगा वो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि वैल्यू जो है बढ़ने की जगह क्या हुई है, घटी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर CAGR वाला टॉपिक खत्म होता है, सो वी आर डन विद 2 टॉपिक्स, दैट इज परपेचुइटी हो गया है, CAGR हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है गाइस, अकाउंट्स में भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। डेप्रीसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। डेप्रीसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट,
एक किसी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन के। मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया, ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाती है। वेयर एंड टेयर, कंटिन्यूसली आप प्रोडक्ट यूज करते हो, उसकी वैल्यू गिरती जाती है। कोई नया प्रोडक्ट नहीं भी आया बट आपका प्रोडक्ट पुराना होता जा रहा है, ऑब्सोलेट होता जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन डेप्रिसिएशन का, राइट? सो फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के अगेन दो तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें साल दर साल डेप्रिसिएशन इज सेम। क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस एट विच यू हैव परचेज द एसेट, कॉस्ट पर कैलकुलेट होता है। दूसरा तरीका होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट की जो बुक वैल्यू होती है, दैट इज द वैल्यू दैट रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर फ्रॉम द एसेट कॉस्ट। तो जो एंड में जो वैल्यू बचती है, वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज द बुक वैल्यू। हर साल उस बुक वैल्यू पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। The first term is original cost. The first term is original cost. The original cost मतलब the actual purchase price, जितने पे आपने एसेट को खरीदा है, that is original cost of the asset. Then useful life of the asset, time period for which asset is functional. जितने समय के लिए एसेट जिंदा रहता है, जिंदा रहता है मतलब ऑपरेशनल होता है, एक्टिविटी कर रहा होता है जिसके लिए उसको खरीदा गया है। स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू और डिप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब जब उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा तब उसके एंड में उसकी क्या वैल्यू होगी। कुछ एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ जीरो होती है, कुछ एसेट की वैल्यू कुछ ना कुछ रहती है, जीरो नहीं होती। तो मतलब जब वो मर जाए एसेट, मतलब जब वो किसी काम का ना रहे, तो उसको जब आप कबाड़ वाले को बेचते हो तो वट एवर यू गेट इन रिटर्न दैट इज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मीन्स व्हाट? कबाड़ा। स्क्रैप मीन्स व्हाट? द कबाड़ा, राइट? सो उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो भी उसकी वैल्यू बचती है उसको आप क्या बोलते हो? स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या फिर डिप्रिशिएटेड वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टिल डेट। आपको अब अगर एक किसी पर्टिकुलर डेट पर एसेट की बुक वैल्यू निकालनी है, सो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट लेना पड़ेगा, राइट? ओरिजिनल कॉस्ट लेने के बाद टिल डेट, जिस तारीख पर आप उसकी बुक वैल्यू जानना चाहते हो, टिल डेट जितना डेप्रिसिएशन लगा है उतना माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द बुक वैल्यू। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द बुक वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। यस, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो ये टर्मिनोलॉजीज आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो बचपन में, तो आई डोंट थिंक सो कि एकदम नई है तुम्हारे लिए। इज दैट सो? नो ना? आई बिलीव समझ में आ गया है सबको। जब आप ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इट इज द एक्चुअल परचेज प्राइस, मतलब इसमें आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है? और वट एवर एक्सपेंसेस यू इनकर फर्स्ट टाइम टू मेक इट फंक्शनल, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है? जितने में आपने परचेज किया वो तो है ही, जितने में आपने परचेज किया वो तो है ही, बट साथ साथ जो भी फर्स्ट टाइम आपने इंस्टॉल करते समय तक जो भी खर्चा किया, लेकर आए उसको यहाँ तक, वो भी आप इसमें ऐड करते हो। ये अपने अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है? चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। स्क्रैप वैल्यू आई बिलीव क्लियर है आपको। जब एसेट की मौत हो जाती है, जब वो हमारा किसी काम का नहीं होता, तब जो उसकी वैल्यू होती है दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। ओके, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, वी हैव गॉट टू मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। द फर्स्ट मेथड इज द लीनियर और स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सॉर्टेड है? बढ़िया। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन दिस केस?
आपको एसेट की जो भी कॉस्ट देके रखी है उसमें से आप उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये मेथड अपन कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर नॉट गिवन एनी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि कॉस्ट में से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, जो भी उसकी वैल्यू बचे उसको उसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो, एनुअल डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट एनुअल डेप्रिसिएशन। और अगर इस बेसिस पर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, मुझे क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं था तो इसलिए मैंने इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला, और अब जब मेरे को एनुअल डेप्रिसिएशन पता चल गया है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट into 100%. Annual depreciation upon cost into 100%. Is this clear? So rate of depreciation is annual depreciation upon cost into 100%. ठीक है, so this way you can find out the rate of debt also if it is not given in the question. क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, कॉस्ट में से मल्टीप्लाई करके साल का डिप्रिसिएशन निकालना है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालते थे, सिंपल। बट अगर नहीं दिया है तो फिर हमें इस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। मैथ्स की भाषा में इट इज स्केड्यूल, लेकिन बेसिकली ये वो है जो आप अकाउंट्स में अकाउंट बनाते थे एसेट का। ठीक है, एसेट के अकाउंट में आप क्या करते हो? बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ले लेते हैं। रुक जाओ, let me just rub it and then explain. जो आप अकाउंट्स में एसेट का अकाउंट बनाते थे वही यहाँ पर डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है। ठीक है, तो अभी डेप्रिसिएशन स्केड्यूल कैसे बनेगा? फॉर दैट आपको सबसे पहला कॉलम बनाना है ईयर का। ठीक है, द फर्स्ट कॉलम दैट इज ईयर का। फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे आप? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, साल के शुरू में बुक वैल्यू कितनी है वो। फिर उसके बाद साल का डेप्रिसिएशन कितना है वो लिखेंगे। ठीक, इन दोनों कॉलम्स का जब आप डिफरेंस लेंगे, साल के शुरू में बुक वैल्यू कितनी थी वो, और फिर साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा वो, दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट इन व्हेन यू विल टेक डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। ठीक बॉस, आगे बात समझ में? सो शुरुआत हमेशा कॉस्ट से होगी और अंत हमेशा स्क्रैप वैल्यू पे होगा। स्क्रैप वैल्यू कुड बी समथिंग और इट कुड बी जीरो, इट कुड बी समथिंग और इट कुड बी जीरो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल, ये किसी एक आध क्वेश्चन में पूछा गया है आपके मॉड्यूल में, मॉड्यूल नहीं एमएल अग्रवाल में, तो इसलिए दैट वाज नेसेसरी टू डिस्कस। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट सेज अ मशीन कॉस्टिंग 30,000, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 30,000, इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 13 ईयर्स। ठीक है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। जो एसेट की कॉस्ट है वो 30,000 है। ठीक है, अब इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो कितना है? 13 ईयर्स है। एंड अ फाइनल स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4,000, जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है? 4,000 है। बढ़िया, अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए, दैट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन इट्स यूजफुल लाइफ। लेट्स पुट द वैल्यूज। कॉस्ट कितना है? 30,000,
स्क्रैप वैल्यू कितना है 4000, यूजफुल लाइफ कितना है 13, ठीक है। तो 26,000 डिवाइड बाय 13 इट इज इक्वल टू 2000. So this is the annual depreciation. This is the annual depreciation. तो आंसर में क्या लिखोगे कि annual depreciation is rupees 2000. Annual depreciation is rupees 2000. I hope this is clear in your mind. बढ़िया. Next. An asset, the life of the asset, एक मिनट, an asset the life of which is estimated to be 8 years cost 80,000. ठीक है, एक एसेट है जिसकी लाइफ कितनी है 8 साल, मतलब आपको उसकी कॉस्ट देके रखी है 80,000 और जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो आपको देके रखी है 8 years. ओके, अब आपसे बोल रहे हैं इफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज 9,000. यहाँ पर आपको एनुअल डेप्रिसिएशन दे दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में एनुअल डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे थे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो है 9,000. आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू निकालनी है, यू नीड टू फाइंड द स्क्रैप वैल्यू. फॉर्मूला तो वही लगेगा कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एन. ठीक है, तो डेप कितना है 9,000 है, कॉस्ट कितना है 80,000 है, स्क्रैप वैल्यू हमें नहीं पता, और टाइम कितना है 8 years है. ट्रांसपोजिंग करें 9,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 80,000 माइनस एस. एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 80,000, स्क्रैप वैल्यू कितना आ जाएगा 80,000 माइनस 72,000 दैट इज 8,000 रुपीज. मतलब 8 साल के बाद एसेट मरते मरते जाते जाते कबाड़ में 8,000 रुपए देके जाएगा. सो दैट इज द scrap value of the asset. Okay, now let's move to the another question. It says a vehicle costing 9 lakh, एक vehicle है जिसकी कॉस्ट है 9 लाख, हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2,70,000. कॉस्ट देके रखिए, स्क्रैप वैल्यू देके रखिए. इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस 70,000, बोल रहे कि एनुअल डेप्रिसिएशन का जो चार्ज है वो है 70,000, तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, एन निकालना है आपको यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो जो भी अपन को गिवन है लेट्स राइट इट डाउन. गिवन है हमको कॉस्ट रुपीज 9 लाख, बढ़िया. फिर हमको स्क्रैप वैल्यू देके रखी है रुपीज 2,70,000. ठीक है जी. फिर आपको एनुअल डेप्रिसिएशन भी देके रखा है दैट इज 70,000. ठीक है, आपको यूजफुल लाइफ निकालनी है, एन निकालना है, बढ़िया है. डेप का फॉर्मूला क्या है सी माइनस एस अपॉन एन. एन क्या हो जाएगा सी माइनस एस अपॉन डेप्रिसिएशन. तो कॉस्ट कितना है गाइस 9 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितना है 2,70,000 और डेप्रिसिएशन कितना देके रखा हुआ है 70,000. ठीक है, तो इसको जल्दी से डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. 9,000 माइनस 2,70,000, 9,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 7 में से 70 माइनस करेंगे 630 आ जाएगा. तो 6,30,000 को जब आप 70,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 9 years. मतलब एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो कितना है 9 years. एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो कितना है 9 years. ठीक है, मतलब देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली डेप्रिसिएशन पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट पूछ लिया, एक में स्क्रैप वैल्यू पूछ ली, एक में यूजफुल लाइफ पूछ लिया. तो ये वेराइटी है जो इसमें कवर अप हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट. A machine has a scrap value of 22,500 after 15 years of its purchase. ठीक है, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है 22,500 है आफ्टर 15 year of its purchase. If the annual depreciation charges 8,500, आपको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है. ठीक है, मतलब कॉस्ट यहाँ पे उन्होंने गायब कर दिया. तो फिर से हमको जो कुछ देके रखा है हम वो लिख देंगे, whatever is given. तो हमको दिया हुआ है जो स्क्रैप वैल्यू है वो 22,500 के बराबर है, टाइम जो है वो 15 years है, जो डेप्रिसिएशन है वो 8,500 है, कॉस्ट हमको निकालनी है. तो डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है सी माइनस एस अपॉन एन. डेप्रिसिएशन इज 8,500
कॉस्ट निकालनी है, स्क्रैप वैल्यू 22,500 टाइम 15 ईयर्स, राइट। चलिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 8,500 इंटू 15 प्लस 22,500, मल्टीप्लाई करें इसको 85 इंटू 15, 5 5 25, 8 5 40, 42, 5 7 12, 127,500 प्लस 22,500, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। So cost of the asset is 1,50,000. Cost of the asset is 1,50,000. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज अभय गॉट अ मोबाइल फोन फॉर 30,000, 30,000 का उसको मोबाइल फोन मिला। द मोबाइल फोन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 3,000 आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 years, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है, जितने में उसने खरीदा, कॉस्ट कितनी है, 30,000 है। नाउ इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 3,000 आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 years, मतलब आपको स्क्रैप वैल्यू जो है वो 3,000 दे के रखी हुई है, और जो टाइम है वो है 3 years। Using the linear depreciation method, find the book value of the mobile phone at the end of 2 years. Linear depreciation method को use करते हुए आपको book value at the end of 2 years निकालना है। Now for that you should have depreciation for 2 years, ठीक है। सबसे पहले हम 1 साल का depreciation निकाल लें, फिर उससे हम 2 साल का depreciation निकाल लेंगे और फिर subtract कर देंगे, तो हमें सीधे सीधे मिल जाएगा, ठीक है। लैग आया हुआ है, यस। तो सबसे पहले हम एनुअल डेप निकाल लेते हैं। एनुअल डेप इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन इट्स यूजफुल लाइफ, 30,000 माइनस 3,000 अपॉन 3, क्या आ जाएगा, 27,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज 9,000 इज द एनुअल डेप्रिसिएशन। नाउ यू वांट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years इज इक्वल टू जो भी आपको कॉस्ट दी थी माइनस डेप फॉर 2 years, ठीक है। तो कॉस्ट आपको 30,000 दी थी, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 9,000, तो 9,000 इंटू 2, 18,000, तो 30,000 माइनस 18,000, इट इज इक्वल टू 12,000, it is equal to 12,000, that comes out to be the book value at the end of second year, that comes out to be the book value at the end of second year, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड या आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एज आई सेड, इसका लेना देना कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट से। इसमें ऐसा है कि साल के एंड में जो भी बुक वैल्यू बचेगी उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ना कि कॉस्ट पर जितने पर आपने खरीदा था, ठीक है। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। लेट मी हैव ड्रिंक द वाटर। Till the time you can put the heading reducing balance method or written down value method, okay। reducing balance method or the written down value method, इसमें depreciation is calculated on the book value at the end of each year, ठीक है। depreciation is calculated
on the book value at the end of each period. ठीक है, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लूं, लेट्स से कि एक एसेट है जो कि आपने 100 रुपए पे खरीदा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन लगा। 100 रुपए में आपने खरीदा साल के शुरू में, 10% इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा, तो 100 का 10% इज 10, ठीक है। नाउ बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 100 माइनस 10 दैट इज 90। नाउ फॉर द सेकेंड ईयर 100 का 10% नहीं लगेगा, 90 का 10% लगेगा, तो यहाँ पर आप 90 लिखोगे, फिर 90 का 10% यानी 9 रुपीज डिप्रिसिएशन लगेगा। नाउ द एसेट वैल्यू इज 81। जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो उसकी जो वैल्यू रहेगी, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, उसके ऊपर 10% डेप्थ लगेगा, दैट इज 8.1 एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी इस प्रोसेस को दिखाने के लिए, समझ रहे हो, इतना पूरा अपन बड़ा बड़ा टेबल तो नहीं बनाएंगे। सो वी हैव गॉट द डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच है जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला है, बस उसमें प्लस की जगह माइनस आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला था उसमें प्लस की जगह माइनस आ गया। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट अगर अपन फॉर्मूला देखें तो इट इज book value or the scrap value, book value और scrap value, दोनों वर्ड्स क्यों यूज कर रही हूँ? अगर एसेट अभी भी जिंदा है, उसकी यूजफुल लाइफ बची है, तो अपन बुक वैल्यू बोलेंगे, लेकिन एसेट की बिल्कुल आखिरी वाली वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो अपन स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। सो बी इट बुक वैल्यू और द स्क्रैप वैल्यू, द फॉर्मूला इज कॉस्ट इंटू 1 माइनस आई की पावर एन, कॉस्ट इंटू 1 माइनस आई की पावर एन, ठीक है। जहां पर आई इज वेयर, आई इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आई क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और एन क्या है? उसकी यूजफुल लाइफ, या जो भी टेन्योर जिसके एंड में आपको बोला है उसकी बुक वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। आ जाइए अब इसके क्वेश्चंस लगाते हैं अपन फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। The question says the value of a machine purchased 2 years ago, 2 साल पहले आपने एक मशीन खरीदी थी, it depreciates at the annual rate of 10%, 2 साल पहले जो आपने मशीन खरीदी थी वो 10% के रेट पर डिप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। If its present value is 97,200, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू 97,200 है, तो बोल रहे हैं इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स क्या होगी, आज से 3 साल के बाद क्या होगी उसकी वैल्यू, एंड इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड। तो एक सिचुएशन में हमको फॉरवर्ड जाना है और एक सिचुएशन में हमको बैकवर्ड आना है, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन, राइट। चलो लेट्स सॉल्व इट। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले केस में अब लेट्स डू इट। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस में आपको आज की वैल्यू देके रखिए, आपको आज की वैल्यू देके रखिए, निकाल लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट इंस्टेंस के लिए अपन बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 97,200, बढ़िया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको देके रखा हुआ है 10%, ये भी बढ़िया है। टाइम जो है वो आपको कितना देके रखा है? 3 इयर्स, ये भी बढ़िया है, ठीक है। आपको बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स निकालना है। सो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इज इक्वल टू जो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उसमें इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। सो प्रेजेंट वैल्यू इज 97,200 इंटू 1 माइनस आई कितना है? 10%, तो अपन इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.10 की पावर 3, ठीक है। सो दैट इज 97,200 इंटू 0.90 की पावर 3, दिस विल कम आउट टू बी द वैल्यू दैट इज एट द एंड ऑफ 3 इयर्स।
तो 0.90 की पावर 3, देखो 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 9 का होता है 729। अब 729 है, अब इसमें जब आप डेसिमल लगाओगे तो क्या हो जाएगा 0.729। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, 97,200 को 0.729 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, यू कैन मल्टीप्लाई इट हियर, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, करना पड़ेगा 729। ठीक, 9 2 ज़ा 18, 7 9 ज़ा 63, 64, 9 9 ज़ा 81 प्लस 6 87। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18 19, फिर 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49 50, 7 9 ज़ा 63, 63 प्लस 5 68। ठीक है, इनको फटाफट से ऐड कर देते हैं, 8 8 15 18 7085 88 और फिर 2 0 लगा देते हैं, 708588 और 2 0 लगा देते हैं। डेसिमल किधर आ जाएगा, पीछे से 3 डिजिट में, तो ये इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। 70858.88 विल बी द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर एट द एंड ऑफ 3 years। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट उन्होंने पूछा है इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड, मतलब जब उसको खरीदा गया था तब क्या उसकी वैल्यू होगी, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे अपन, व्हाट वी कैन डू इज, देखो ध्यान देना, बैकवर्ड जाना है हमको, तो ये जो 97,200 है ये हमारे लिए बुक वैल्यू की जगह पर आ जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू या कॉस्ट हमको निकालना है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट के लिए, दिस 97,200 इज द बुक वैल्यू टुडे। ठीक है, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वही है 10%, टाइम कितना लेंगे, 2 years अगो जाना है, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यस, तो आज की वैल्यू, बुक वैल्यू हमें पता है, हमें 2 साल पहले जाना है, यानी कॉस्ट निकालनी है, इंटू 1 माइनस आई की पावर n। यहाँ लिखेंगे 97,200 कॉस्ट इंटू 1 माइनस 0.10 की पावर 2, सो 1 माइनस, एक मिनट, 1 माइनस 0.10 की पावर 2, सो इट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 0.90 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 97,200 अपॉन 0.90 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 का स्क्वायर होता है 81, 0.9 का स्क्वायर है तो 0.81 हो जाएगा, 0.81 इज इक्वल टू कॉस्ट। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करें, तो यहाँ पर इंटू 100 आ जाएगा, बढ़िया। अब देखो ये 9 के टेबल से जाता हुआ दिख रहा है, 9 1 ज़ा 9, ये हो जाएगा 10800, फिर वापस 9 के टेबल से जा रहा है 1200, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1200 और 2 0 और थे 1,20,000, 1,20,000 इज द कॉस्ट, 1,20,000 इज द कॉस्ट। ठीक है, चलो बढ़िया है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन इज 9,000 रुपीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन है जिसकी कॉस्ट है 9,000 रुपए। ठीक, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% के रेट से उसकी वैल्यू हो रही है डेप्रिशिएट। बोल रहे हैं फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप एट द एंड ऑफ 2 years की बुक वैल्यू निकालो और उसको कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट द डेप्रिसिएशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, कुछ कलर्स चेंज करते हैं पेन के, माहौल चेंज होगा उससे। सो गिवन कॉस्ट आपको कितना देके रखा हुआ है 9,000 का। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब आई आपको कितना देके रखा है 5% का, और टाइम आपको देके रखा है 2 years का। सबसे पहले हम बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years निकाल लेते हैं, कॉस्ट इंटू 1 माइनस आई की पावर n।
तो कॉस्ट कितना है 9000, 1 माइनस 0.05 की पावर 2 यानी 9000 इंटू 0.95 की पावर 2। अब 95 का आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो 95 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या है, 95 है ना, तो 9 के बाद एक टेबल और पढ़ो, मतलब एक नंबर और लो, 9 और 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 इज 90, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हियर यू गेट द स्क्वायर इज 95 का 9025, मतलब 5 से एंड होने वाले डिजिट की यही ट्रिक होती है। जैसे आपको 65 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करो, 6 के बाद एक नंबर लो 7, 6 इंटू 7 कितना होता है 7 6 जार 42, और फिर 5 का स्क्वायर दैट इज 25, दिस इज द स्क्वायर। तो 5 के डिजिट वाले अपने लिए सिंपल है। आ रही है बात समझ में। सो यहाँ कितना आ जाएगा 9000 इंटू 9025 तो आया, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करें 9025 को मल्टीप्लाई करें 9 से, 9025 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, 9 9 जा 81, राइट। तो क्या आ जाएगा 81225 और 3 0, अब डेसिमल लगने 4 डिजिट्स के आगे, तो क्या हो जाएगा 8122.5। तो हम क्या बोलेंगे भाई, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज 8122.5, बट दिस इज नॉट द पॉइंट जहां पर आपको रुकना है, आपको निकालना है डेप्रिसिएशन कितना हुआ है उसकी वैल्यू में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। कॉस्ट है 9000 और बुक वैल्यू है 8122.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1000 तो पूरा पूरा आएगा, 122 को 1000 में से माइनस करोगे 177.5 है ना। सो अच्छा 9000 है ना, हाँ बढ़िया, 877.5, बस 10,000 तक नहीं गया है, 9000 पे अटक गया है, तो 877.5, बढ़िया है। इज दिस क्लियर, आ गई बात समझ में। इसको ऐसे ऐड करके देख लो, अगर जब भी कंफ्यूजन हो तो ये 900 हो गया और ये 77 और 22.5 100 हो जाएगा, तो इससे 100 इसमें ऐड हो जाएगा, 9000 आ जाएगा। सो दिस इज द डेप्रिसिएशन जो कि इस एसेट के ऊपर 2 साल में लगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द क्वेश्चन सेज द राहुल परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 16,000, 16,000 में उसने एक पुरानी डुगडुगी यानी स्कूटर खरीदा। इफ द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 years depreciates to 14,440, 2 साल के बाद जो उसकी वैल्यू है वो 14,440 है। तो आपसे बोल रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा ना, फॉर अ चेंज, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, ये सब पूछने की जगह यहाँ एन के लिए तो आपको लॉग वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, लॉग मेथड की, ये पूछने की जगह उन्होंने रेट आपसे पूछ लिया है, ठीक है। जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं फटाफट से, क्विकली राइट इट डाउन, ठीक है। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years देके रखा है 14,440 और टाइम आपको देके रखा है 2 years, रेट आपको निकलना है तो फॉर्मूला अपन वही लगाएंगे, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 की पावर n, यानी 14,440 इज इक्वल टू 16,000 इंटू 1 माइनस आई की पावर 2, ठीक है। इसको डिवाइड करें 1444 डिवाइड बाय 1600, ठीक है। यस, अब इसको कैंसिल आउट करें, अगर ऐसे हमको स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो हम 2 के टेबल से काटते चले तो हमें ऐसे दिख जाएगा स्क्वायर, 1600 में तो दिख रहा है कि 40 है, लेकिन ऊपर क्या है वो नहीं दिख रहा है, तो कैंसिल आउट करते चलो, तो ये क्या हो जाएगा 7 2 2, तो ये हो जाएगा 800, और इसको कैंसिल आउट करें तो 361 और ये हो जाएगा 400, बढ़िया। तो 361 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 माइनस आई का स्क्वायर। अब ये जो पावर 2 है इसको एलएचएस में लेकर आएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 361 अपॉन 400 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस आई, यहाँ कर देती हूँ कैरी फॉरवर्ड कैलकुलेशन। तो 361 19 का स्क्वायर होता है, 400 20 का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा 19/20
इज इक्वल टू 1 माइनस आई. आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 19/20, यानी 20 माइनस 19/20 इट इज इक्वल टू 1/20. इट इज इक्वल टू 1/20. और 1/20 जिनको परसेंटेज फ्रैक्शंस याद है दे नो दिस कि 1/20 इट इज इक्वल टू 5%. 1/20 इज इक्वल टू 5%. ठीक है. So rate of depreciation is 5%. Rate of depreciation is 5%. ठीक है. चलिए बढ़िया. यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है. नाउ वी आर रनिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिंकिंग फंड. यहाँ से आप लोगों की फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम और कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम शुरू होती है. तो फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ उसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो इट विल बी सिंपल फॉर यू. लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. ठीक है. कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी रहती ही ऐसी घुमावदार और डेसिमल डेसिमल के बड़े बड़े डिवीजन. तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली उसको पूरा सॉल्व करके आओ. लेकिन टाइम नहीं है तो एक पॉइंट पर आकर आप छोड़ भी सकते हो. उसके आपके ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क या 0.5 मार्क्स कटेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन योर एफिशिएंसी एंड द टाइम अवेलेबल आप डिवीजन कर सकते हो. ठीक. चलो अभी तो सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फटाफट से. हेडिंग डालिए सिंकिंग फंड. ओके. सिंकिंग फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड जो कंपनी को डूबने से बचाता है. सिंकिंग फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड जो कंपनी को डूबने से बचाता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. आपने अपने घर में भी ये प्रैक्टिस देखी हुई है. द प्रैक्टिस इज कि जैसे ही आपका जन्म हुआ होगा, whenever you were born to your parents, they had one thing very clear कि जब हमारा बच्चा 18 साल का होगा तो डेफिनेटली उसको हायर स्टडीज के लिए अच्छे कॉलेज में भेजना होगा. राइट. हो सकता है बाहर भेजना हो. सबके अपने अपने एम्स होते हैं. तो उस समय जरूरत होगी अच्छे खासे पैसों की. तो वो चीज को फोरसाइट करते हुए फोरसी करते हुए व्हाट डू द पेरेंट्स डू कि वो हर साल कुछ एक अमाउंट सेट असाइड करके रखते हैं सो दैट जब तुम्हारे पढ़ने की बारी आए, जब तुम्हें हायर स्टडीज करने की जरूरत रहेगी, तब उनके पास इनफ फंड्स होने चाहिए. नहीं तो उस समय फंड्स नहीं होंगे तो क्या होगा? या तो तुम्हारे सपनों को सेक्रीफाइस होगा या तो फिर सपनों को सेक्रीफाइस होने से बचाना है तो हाथ फैलाने पड़ेंगे. बैंक के पास जाओ या रिश्तेदारों के पास जाओ और उनसे मदद मांगो और फिर तुम्हारी पढ़ाई में इन्वेस्ट करो. सो वो वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इट इज प्रेफरेबल कि हम अभी से उस चीज से लड़ने की तैयारी करें. हम अभी से कुछ कुछ पैसा सेट असाइड करके रखें ताकि उस समय पर ये वाली प्रॉब्लम ना आए, मांगने की जरूरत ना पड़े. सो दैट इज सिंकिंग फंड. फॉर गर्ल्स पेरेंट्स थिंक कि भाई 25 साल 30 साल के बाद बच्ची की शादी होनी है तो वो उसकी तैयारी के लिए दे कीप अ स्मॉल अमाउंट एवरी ईयर एवरी मंथ सेट असाइड. इसको इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि जब वो सिचुएशन आए दे शुड हैव गॉट इनफ फंड्स फॉर दैट. वैसा ही कंपनीज भी करती है जैसा हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं. है ना. आप लोग ये तो पेरेंट्स वाली बात हो गई. आप लोग भी ये चीज करते हो. आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स हैं फेब में तो आप थोड़ी ना एक दिन पहले पूरा सिलेबस पढ़ते हो. आप क्या करते हो? थोड़ा 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 रोज 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 पढ़ते जाते हो सो दैट जब वो पॉइंट ऑफ टाइम आए तो यू आर डन विद द सिलेबस. बस वैसा ही कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड का भी कि कंपनी जब कोई एक एसेट खरीदती है तो जब एसेट खरीद रही होती है उसको पता होता है कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी. ठीक है. जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है उससे कभी कभार 1 आध साल आगे पीछे हो जाता है या कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, वो बात अलग है. दैट इज समथिंग डिफरेंट एस्पेक्ट. लेकिन जब आप एसेट खरीद रहे होते हो तो यू नो कि उसकी लाइफ कितनी होने वाली है, आपका किस तरीके का यूज है, ये भी आपको पता चलता है. ठीक है. ये भी आपको पता चलता ही है उसी समय. तो यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाएगी तो वो एसेट तो मर जाएगा. उसके बाद क्या? हमारा काम तो रुक जाएगा, वो एसेट चला गया. तो उस समय हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए. उसके लिए सिंकिंग फंड बनाया जाता है. गॉट इट.
जो एसेट आपने आज खरीदा, मान लो कि उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, 10 साल तक वो आपको सर्विस देगा, उसके बाद वो कबाड़ बन जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो तो चला जाएगा, एसेट तो खत्म हो गया, लेकिन आपकी कंपनी तो चल रही है, एक्टिविटीज ऑपरेशंस तो चल रहे हैं। सो वो स्मूथली हो, आपको तुरंत उस समय नई मशीन से रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। अब रिप्लेस करना है तो उसके लिए फिर से चाहिए लक्ष्मी जी, तो आज से ही हम कुछ एक अमाउंट सेट असाइड करके रखते हैं, सो दैट कि जब रिप्लेसमेंट की बात हो तो हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हो, सो दैट कि जब रिप्लेसमेंट की बात हो तो हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हो। ओके, सो दैट इज सिंकिंग फंड। ठीक है, अब आफ्टर एन ड्यूरेशन एन ईयर्स आपको जितना पैसा चाहिए, ठीक है, उसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड फंड या एक्यूमुलेटेड अमाउंट, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, एक्यूमुलेटेड फंड, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। ठीक है, फिर उसके बाद आप हर साल उस फंड में जो पैसा डालते जाओगे, रेगुलर पेमेंट, रेगुलर रिसीट्स, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है, रेगुलर पेमेंट्स और डिपॉजिट्स, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? आपको यहाँ तो बता देंगे कि 10 साल के बाद इतना पैसा चाहिए, बताइए कि हर साल कितना पैसा डालें, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है कि आपको बता देंगे कि हम हर साल इतना इतना पैसा डाल रहे हैं, इतने इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बताओ 10 साल के बाद कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब इस सिचुएशन में इसके खतरनाक फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए वो लैंग्वेज जो कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताई थी, एफ फैक्टर, पी फैक्टर, आई फैक्टर, दैट विल हेल्प यू अलॉट, दैट विल हेल्प यू अलॉट। कैसे समझेंगे इस बात को ध्यान से देखो। अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में आर दे के रखा है, आर मतलब द रेगुलर डिपॉजिट आपको दे के रखा है, और आपको निकालना है अक्यूमुलेटेड फंड, मतलब आफ्टर 10 years कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा वो निकालना है, तो आप क्या करोगे? इसमें एफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? एफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। देखो फॉर्मूला इज वेरी बिग, फॉर्मूला इज लाइक दिस, 1 + i⁻n−1 डिवाइड बाय आई, इसको आप इंटू करो आर से तो यू विल गेट ए, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन हमने क्या किया? हमने बोला कि भाई ये जो पूरा टर्म है ये एफ फैक्टर है, ये हमने पहले ही सीख लिया। इस बड़े से फॉर्मूले को हमने चुन्नू मुन्नू सा फॉर्मूला बना दिया, दैट इज एफ फैक्टर इंटू आर इज इक्वल टू ए, एफ फैक्टर इंटू आर इज इक्वल टू ए। आई बात समझ में? यस, इज दिस क्लियर? और अगर ए पूछा गया हो तो मैम, अगर आपसे बोले ए निकालना है तो उल्टा कर लेंगे, वाइजर वर्सा। ठीक है, ए तो यहाँ निकाल ही रहे थे, ए दे दिया हो और आपको बोले आर निकालना है तो क्या करेंगे मैम? डिवाइड बाय एफ फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आप तो बस एक ही अप्रोच याद रखो, दूसरा उसका जस्ट उल्टा है। ये आपने ये वाला अप्रोच याद कर लिया, ये वाला अप्रोच आपने याद कर लिया, तो दूसरा अप्रोच तो उसका जस्ट उल्टा है ना। अगर आपको आर निकालना है तो आप क्या करोगे? ए को एफ फैक्टर से डिवाइड करोगे, यानी क्या हो जाएगा? ए अपॉन 1 + i⁻n−1 डिवाइड बाय आई है, तो वो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा, वो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर जो रेगुलर डिपॉजिट आप फंड में कर रहे हो, इट इज एट द एंड ऑफ द पीरियड, नाउ अगेन द पीरियड कुड बी अ ईयर, 12 months, ईयर मतलब 12 महीने के हर साल के एंड में डाल रहे हो, या इट कुड बी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ 6 months, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर बिगिनिंग वाला क्राइटेरिया आ जाए कि इन द बिगिनिंग ऑफ सच पीरियड्स आप डाल रहे हो, तो आप एफ फैक्टर से तो मल्टीप्लाई करोगे करोगे, साथ साथ 1 + i से भी मल्टीप्लाई कर देना। तो प्लीज पुट दिस नोट, वेरी स्पेशल नोट, इट सेज इफ regular payments is in the beginning of each period
एंड में है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड है तो आप क्या करोगे, इन दैट केस अक्यूमुलेटेड फंड इज इक्वल टू आर इंटू एफ फैक्टर तो करना ही है और साथ साथ 1+i भी कर देना है, ठीक है। और अगर कंक्लूड करके फर्स्ट वाली बात भी लिखनी है कि इफ रेगुलर पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है, अगर एंड ऑफ ईच पीरियड में है सिंपली आर इंटू एफ फैक्टर करना है और यहाँ पर लिख दो कि एफ फैक्टर मतलब क्या होता है, 1+i टू द पावर n -1/i। तो वो जो इतना डरावना वाला फॉर्मूला था वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो जो डरावना वाला फॉर्मूला था वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब एक बात और होती है फॉर्मूले को लेकर, इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी ये लोग ना छेड़खानी कर देते हैं, इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी ये लोग छेड़खानी कर देते हैं। कैसी छेड़खानी करते हैं मैम, सिंपल वाला फॉर्मूला तो समझ में आ गया, ठीक है, एफ फैक्टर इंटू आर करके आपको ए मिल जाएगा, ये तो समझ में आ गया। अब मैं जैसे इसको एक्सपैंड करके लिखूं, पे अटेंशन ना, ए इज इक्वल टू आर इंटू एफ फैक्टर था, ठीक है, ए इज इक्वल टू आर इंटू एफ फैक्टर था, राइट। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, आर मतलब रेगुलर रिसीट्स या पेमेंट, 1+i टू द पावर n -1/i, ठीक है। अब इस RHS को क्या करूं मैं, इस RHS को 1+i टू द पावर n से डिवाइड कर दूं अगर मैं, ठीक, या ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको रिसीट निकालने के लिए बोला है, इन केस ऑफ फाइंडिंग ए दिस इज द फॉर्मूला, और अगर r निकालना है तो क्या करोगे, r इज इक्वल टू a इंटू आई अपॉन 1+i टू द पावर n -1, दोनों में से जो भी वो निकालने के लिए बोलेंगे यू आर एबल टू कन्वर्ट इट, राइट। अब क्या करो, जो भी RHS है जहां पर भी 1+i टू द पावर n है उस वाले साइड को 1+i टू द पावर n से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, 1+i टू द पावर n -1, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा और इसके भी डिवाइड में आ जाएगा अपॉन i 1+i टू द पावर n, ठीक है। देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा, इतना पोर्शन बच रहा है, इसको आप नेगेटिव पावर करके लिख सकते हो, r इंटू 1 माइनस 1+i टू द पावर -1 -n, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में है उसको भी क्या लिख सकते हो, i इंटू 1+i टू द पावर -n इज इक्वल टू a है, तो r के रिस्पेक्ट में निकालना है तो a इंटू आई इंटू 1+i टू द पावर -n अपॉन 1 माइनस 1+i टू द पावर -n, ठीक है। ये कन्वर्जन हो जाएगा सिंपल वाले फॉर्मूले में अगर आप उस इक्वेशन को 1+i टू द पावर n से डिवाइड कर दोगे। कुछ नहीं किया है मैंने, ये मेरा सिंपल फॉर्मूला था, इसके RHS को मैंने 1+i टू द पावर n से डिवाइड कर दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जब न्यूमरेटर में आप इसको 1+i टू द पावर n से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, फिर इसके अपॉन में आ जाएगा 1/1+i टू द पावर n, जिसको आप 1+i टू द पावर -n लिख सकते हो, रेसिप्रोकल वाले को आप नेगेटिव पावर में कर सकते हो। ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी तुमने डिवाइड किया 1+i टू द पावर n से, इसको भी आप नेगेटिव पावर करके लिख सकते हो i इंटू 1+i टू द पावर -n, बस इतना करके लिखा है और कुछ भी नहीं किया है, और ट्रांसपोजिंग कर दिए फॉर द सेकेंड फॉर्मूला, दैट्स इट। तो ये एक और अप्रोच है क्वेश्चन को करने का। कुछ क्वेश्चन में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उस बेसिस पर आप फर्स्ट अप्रोच या फिर सेकेंड अप्रोच फॉलो करोगे, तो डेटा में जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो आप उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसके आगे मैं वैल्यू लिख दूं, वो टाइपिंग एरर हो गया है,
वैल्यू यहाँ लिखना भूल गए मेरे टाइपिस्ट भैया, जस्ट अ मिनट। फॉर्मूला बस समझ में आ जाए, बाकी तो फिर कैलकुलेशन की बात है। कैलकुलेशन अगर आपकी पक्की है तो चीजें सिंपल हो जाएंगी, नहीं है पक्की तो फिर अपन उलझ सकते हैं डेफिनेटली। और वो भी, उसमें भी अगर लास्ट वाले स्टेज पर आपको डिवाइड करने में आलस आ रहा है, समय कम है, तो यू कैन लीव दैट लास्ट कैलकुलेशन, बट एटलीस्ट राइट द फॉर्मूला, राइट द अप्रोच, दैट यू गेट दैट मार्क्स, स्टेप मार्किंग तो मिले आपको। ठीक है, चलिए ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इट सेज अ फर्म एंटिसिपेट्स, फर्म एंटिसिपेट कर रही है मतलब एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। अ फर्म एंटिसिपेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 5 लाख, कितने रुपए का एक्सपेंडिचर वो एंटिसिपेट कर रही है? 5 लाख रुपए का, फॉर प्लांट मॉडर्नाइजेशन एट द एंड ऑफ 10 years। उसने फोर्सी कर लिया है कि आने वाले 10 साल के बाद प्लांट को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल कितना वो डिपॉजिट करे सिंकिंग फंड में, सो दैट कि 10 साल के बाद उसको 5 लाख रुपए मिल जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो कुछ भी हमको दिया है हम देखते हैं। हमें हमें बेसिकली आर निकालना है, द रेगुलर डिपॉजिट टू द सिंकिंग फंड, आपको वो निकालना है, ठीक है। सो क्या क्या दिया हुआ है, हमें ए दे के रखा हुआ है ₹5 लाख, हमको आई दे के रखा हुआ है 0.5%, ठीक है, बढ़िया। और हमको आर निकालना है, कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर है ना, सेमी एनुअली और क्वार्टरली ये सब नहीं है, तो और सिंपल है हमारे लिए, ठीक है। हमको आर निकालना है। अब हमने क्या सीखा है कि ए इज इक्वल टू आर इंटू एफ फैक्टर होता है। आर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन एफ फैक्टर करेंगे, यानी ए इंटू डिनोमिनेटर से लिखना शुरू करना 1 + i⁻n−1 और इंटू आई, ठीक है। सो डिपॉजिट जो चाहिए हमें वो है 5 लाख, 10 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05, फिर 1.05 की पावर 10 माइनस 1, एन भी आपको यहाँ पर 10 years दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक कर दो, डिवाइड करते बनते करते चलो, नहीं बन रहा है वहीं छोड़ दो, ठीक है। सो 5 लाख इंटू 0.05, 1.05 की पावर 10 किसके बराबर है, 1.629 के, ठीक। तो हमने लिखा 5 लाख इंटू 5%, जीरो हटा के यहाँ पे 2 कट गए जीरो, ये कितना हो जाएगा 25 और 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। डिवाइड बाय 1.629 माइनस 1, यानी 25,000 डिवाइड बाय 0.629। अब आप यहाँ पे अगर छोड़ देते हो क्वेश्चन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो आपके 0.5 मार्क्स कटने चाहिए या मैक्स टू मैक्स 1 मार्क, ठीक है। बट आपके पास टाइम है तो आप बढ़िया 25,000 को 629 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर डेसिमल इफेक्ट डाल दो, ठीक है, राइट। तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा एंड सी, डिवाइड करने पर आंसर शुड बी 39745.6, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज अ मशीन कॉस्टिंग 2 लाख, एक मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी है 2 लाख, हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 years, 7 साल का उसका जीवन है, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 30,000, मतलब मरते मरते जाते जाते वो 30,000 रुपए दे के जाएगी। What amount should the company put into a sinking fund? सिंकिंग फंड में वो कितना डाले, अर्निंग 5% पर एनम,
so that it can replace the machine after its useful life. Assume that a new machine will cost rupees 3 lakh after 7 years. हो क्या रहा है, आज उसके पास 2 लाख वाली मशीन है जिसका जीवन है 7 साल। आज उसके पास 2 लाख वाली मशीन है जिसका जीवन है 7 साल का, ठीक है। उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है 30,000 है, मतलब 7 साल के बाद जब तुम उस मशीन को कबाड़े में बेचोगे तुमको 30,000 रुपए मिलेंगे। बढ़िया है। अब ये मशीन तो चली जाएगी, नई मशीन तुम खरीदोगे, तो जो नई मशीन तुम खरीदोगे वो कितने की है, 3 लाख की है। तो 3 लाख की नई मशीन है, 30,000 पुरानी मशीन देके जा रही है। तो बेसिकली 7 साल के बाद तुमको कितने पैसा की जरूरत पड़ेगी, 3 लाख में से 30,000 माइनस कर दोगे तो 2,70,000 रुपए तुम्हें जरूरत पड़ेगी 7 साल के बाद। तो तुमसे बोल रहे हैं कि 7 साल के बाद 2,70,000 रुपए चाहिए, तो बताओ भाई कितना पैसा हम हर साल डालते रहे सिंकिंग फंड में, जो कि 5% पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको अगेन अक्यूमुलेटेड फंड दे दिया है और आपको रेगुलर डिपॉजिट या पेमेंट निकालना है, ठीक है, आर आपको निकालने का है। तो गिवन क्या क्या है हमको, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितने की है, 30,000। फिर कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है, 3 लाख। उस बेसिस पर हम क्या बोलेंगे कि ए यानी अक्यूमुलेटेड फंड रिक्वायर्ड आफ्टर 7 years, और यूजफुल लाइफ कितनी है, 7 years पुराने की। तो अक्यूमुलेटेड फंड कितने का चाहिए हमको, 3 लाख माइनस 30,000, दैट इज 2,70,000, दैट इज 2,70,000 आपको 7 साल के बाद चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको आर निकालना है। क्या करोगे आर निकालने के लिए, अक्यूमुलेटेड फंड को एफ फैक्टर से डिवाइड करोगे, यानी अक्यूमुलेटेड फंड अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे अपन इंटू कर देंगे आई से, ठीक है। यस, सिंपली 2,70,000। ये आपको कितना देके रखा हुआ है, 5%, मतलब 0.05 अपॉन 1.05 की पावर 7 माइनस 1। तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, काट दो, डिवाइड बाय 1.407 माइनस 1। चलो इसको काट दिया अपन ने, अब बचेगा क्या 13500, 13500 डिवाइड बाय 0.407, 0.407, ठीक है। यस, आई बिलीव दिस इज क्लियर। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। बस इसको आप डिवाइड कर लेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर, दैट इसकी कितना पैसा अपन को डालना है सिंकिंग फंड में, ओके। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद वी विल बी डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन हैज सेट अप अ सिंकिंग फंड, लैग आया हुआ है, लैग आया हुआ है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। All right, the question says a person has set up a sinking fund, बंदे ने एक सिंकिंग फंड सेटअप किया है, so that he can accumulate 1 lakh in 10 years for his children's higher education.
उसको 10 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए, उसको 10 साल के बाद कितने रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। तो बोल रहे हाउ मच अमाउंट शुड ही डिपॉजिट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में वो कितना डिपॉजिट करे, इफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड कितना है, सेमी एनुअली। अब देखो यहाँ पर दो बातें पकड़नी है आपको, सेमी एनुअली है तो आपको रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हर 6 महीने में डिपॉजिट करना है, समय है 10 साल का, तो अपन पावर में क्या डालते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स डालते हैं, राइट, कितनी बार पेमेंट्स हो रही है, तो पावर है 10 ईयर्स है, और क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो हर 6 महीने में पेमेंट हो रही है, तो ओवरऑल कितनी बार पेमेंट होगी, 20 बार, तो 10 into 2 दैट इज 20, सो पावर में वी आर गोइंग टू गेट 20, पावर में वी आर गोइंग टू गेट 20, ठीक है, चलो लेट्स डू इट, राइट इट एंड सॉल्व इट, और हमको ये वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, दैट इज फॉर श्योर, इसके बिना आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। हाँ जी, तो क्वेश्चन में मुझे 1 लाख रुपीज देके रखा हुआ, दैट इज अक्यूमुलेटेड फंड इज 1 लाख, टाइम इज 10 ईयर्स, पर उसमें आप इंटू 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि हर 6 महीने में डिपॉजिट हो रहा है, हर 6 महीने में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हाउ मच अमाउंट शुड ही डिपॉजिट एवरी 6 मंथ इफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, तो आई कितना हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाय 2, 5% को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.25% आएगा, डेसिमल में इट विल बिकम 0.0225, 0.0225 सॉरी 025 250 होगा, 0.025, ओके राइट, ये हो गया। अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या सीखा था, आर इज इक्वल टू एन accumulated fund upon future value, so that is a upon 1 plus I to the power n minus 1 into I, so 1 lakh into 0.025 upon 1.025 पावर में 20 माइनस 1, ठीक है। न्यूमरेटर की बात करें तो 1 लाख इंटू 25 डेसिमल उड़ाया तो 1000 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 1.637 माइनस 1, ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2500 अपॉन 0.637, बस इसको सॉल्व करना है, एंड देन यू विल गेट द रेगुलर डिपॉजिट, देन यू विल गेट द रेगुलर डिपॉजिट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सिंकिंग फंड वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पर, दैट इज ईएमआई। ईएमआई पर ईएमआई भी दो तरीके की आएंगी, एक तो सिंपल इंटरेस्ट वाली ईएमआई और एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली ईएमआई, अगेन जिसके फॉर्मूले फिर से तुमको डरावने लगेंगे, बट इफ यू फॉलो द टेक्निक जो मैंने आपको शुरू में बताई थी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए, देन थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। बस हमारा रहेगा बाकी टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, क्योंकि हम आने वाले जो प्रैक्टिस सेशंस है उसमें कवर अप कर लेंगे, ओके। बाकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, ये तो आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है, रेट ऑफ रिटर्न्स हुआ, दिस ऑल थिंग हैव बीन डिलीटेड, ओके। चलिए आ जाइए समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई। देखो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ ईएमआई, व्हाट इज एक्चुअली ईएमआई, इसको अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं, किश्त। आपने किसी से पैसे उधार लिए, बोरो किया आपने कुछ, जैसे हम अभी दिवाली निकली है, सो दिवाली पर बहुत सारे ऑफर्स चल रहे होते हैं, सो लेट्स से कि आपने एक 4 व्हीलर खरीदा, आपने उसको फाइनेंस कराया, यू डिडंट हैव एडिक्वेट फंड्स टू बाय द 4 व्हीलर इन कैश, तो आपने उसको फाइनेंस कराया। फाइनेंस कराने का क्या मतलब है कि राइट नाउ उस व्हीकल के लिए द फाइनेंस कंपनी इज गोइंग टू पे, और आप फिर उस कंपनी को कैसे पे करोगे, किस्तों किस्तों में उसको पे करोगे, एंड डेफिनेटली द कंपनी इज गोइंग टू चार्ज सम इंटरेस्ट फ्रॉम यू, फ्री में कोई भी आपको पैसा लेंड नहीं करेगा, तो आप उस कंपनी को पैसा देते हो थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जिसको आप ईएमआई कहते हो।
अब ईएमआई कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्लैट रेट मेथड, जो सबसे सिंपल होता है। ये बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई यूजिंग द फ्लैट रेट मेथड, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एमसीक्यू में दे दें, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में दे दें, बट रहेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट सिचुएशन है जहां पर आप ईएमआई फ्लैट रेट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हो, जिसमें बेसिकली जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है उस बेसिस पर आप ईएमआई कैलकुलेट करते हो। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट ईएमआई अंडर दिस सिनेरियो। कैसे आप ईएमआई कैलकुलेट करते हो इसके अंदर, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। सो ईएमआई लिखेंगे आप अपने नोट्स में, ईएमआई कैलकुलेशन अंडर फ्लैट रेट मेथड, ईएमआई कैलकुलेशन अंडर फ्लैट रेट मेथड is done using the concept of SI, using the concept of simple interest। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन यूज करते हुए ईएमआई निकालेंगे, ठीक। तो अब एसआई का जो फॉर्मूला होता है एवरीवन नोज, चाहे हमें कॉन्सेप्ट पता हो चाहे नहीं पता हो, बट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे ब्लड में, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हमारे ब्लड में। हाउ डू यू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट? द फॉर्मूला इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को जब आप प्रिंसिपल में ऐड करते हो तो इट फॉर्म्स द अमाउंट। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से आपने P कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस आर टी अपॉन 100, 1 प्लस आर टी अपॉन 100। सो दिस इज द फॉर्मूला लेफ्ट बिहाइंड, राइट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट वाला जो मेथड है, यहाँ से जो अमाउंट निकल कर आई, अमाउंट क्या है? जो आपने पैसा उधार लिया वो, प्लस उसके ऊपर जो ब्याज बना वो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो आपने पैसा उधार लिया वो प्लस उसका जो ब्याज है वो आप दोनों को जब जोड़ दोगे तो दैट इज द अमाउंट, दैट इज द अमाउंट दैट यू विल हैव टू रीपे टू द पार्टी, टू द अदर पार्टी, राइट। सो ये जो अमाउंट है, जब आप इसको नंबर ऑफ ईएमआई से डिवाइड करते हो तो यू गेट ईएमआई, ठीक है। कि इतना अमाउंट बन रहा है, अब आपको उसको कितनी किस्तों में देना है उससे डिवाइड कर दो तो आपको ईएमआई मिल जाएगा। फर्ज कीजिए कि 10,000 रुपए आपने उधार लिए, 2,000 रुपए का ब्याज बन रहा है 12,000। आप बोलते हो कि भाई मैं 12 किस्तों में तुझे 12,000 रुपए लौटा दूंगा, तो एक किस्त कितने की बनेगी? 12,000 डिवाइड बाय 12, यानी 1,000 की एक किस्त बनेगी। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट ईएमआई, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट ईएमआई अंडर फ्लैट रेट सिस्टम, ठीक है। सो ईएमआई इज इक्वल टू, जो भी अमाउंट निकल कर आई आप उसको क्या करोगे? नंबर ऑफ ईएमआई से डिवाइड कर दोगे। नंबर ऑफ ईएमआई, कितने मंथ तक आप उसको पेमेंट कर रहे हो, दैट इज नंबर ऑफ ईएमआई, ठीक है। यस, हाँ अनन्या, तुम्हें नहीं पता था क्या? ठीक है, सो दैट इज नंबर ऑफ ईएमआई। तो यहाँ से ईएमआई निकल के आ जाएगी। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द ईएमआई। चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। तुम्हारे अनन्या कोई भी पहचान में अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोई स्टूडेंट हो जो बहुत परेशान हो अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके, तो प्लीज डू रेफर देम आवर चैनल, ओके। यस, चलो। तो क्वेश्चन सेज संजय टेक्स अ पर्सनल लोन ऑफ ₹5 लाख। कितने रुपए का लोन लिया उसने? 5 लाख रुपए का लोन लिया at the rate of 12% per annum for 3 years. Okay. Calculate EMI by using flat rate method. ठीक है, फ्लैट रेट मेथड से EMI कैलकुलेट करना है। हाय कार्तिक, हाउ आर यू? कार्तिक के, हाउ आर यू?
Are you a 12th student? Applied mathematics student? Yes. So यहाँ पर आपको लोन देके रखा है 5 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का, ठीक है, आपको ईएमआई निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अमाउंट निकालोगे, ठीक है। सो अमाउंट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+RT/100, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लिख दो कि प्रिंसिपल जो है वो 5 लाख है, रेट जो है नहीं, इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स आदित्य भैया पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस लगती हैं चैनल पर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। एंड फॉर अकाउंट्स वी हैव रौनक सर, एंड फॉर बिजनेस स्टडीज वी हैव आशीष सर, तो उनके भी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। यस अनन्या, ठीक है, ओके। देखो, अमाउंट आपको देके रखी हुई है अमाउंट आपको निकालनी है, प्रिंसिपल आपको देके रखा हुआ है, रेट आपको देके रखा हुआ है 12%, और जो टाइम है वो आपको देके रखा है 3 इयर्स का। तो सबसे पहले अपन अमाउंट यहाँ पर निकालते हैं, प्रिंसिपल की जगह अपन रख देंगे 5 लाख, ठीक है। रेट है 12% और टाइम है 3 इयर्स, ठीक। चलो, सो लेट्स कैलकुलेट इट। ये आ जाएगा 36, 5 लाख इंटू 1+36/100, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 5 लाख इंटू 136/100, तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 136 इंटू 5 करेंगे अपन, तो इट 36 से डिवाइड कर दोगे, सो दैट विल गिव यू द ईएमआई अमाउंट। उसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो इट विल कम आउट टू बी एज 18,888 कुछ 89, ठीक है। सो दैट विल गिव यू द ईएमआई अमाउंट। क्या किया हमने, सिंपली जो भी अमाउंट निकल कर आई एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, उसको हमने नंबर ऑफ ईएमआई से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ईएमआई कैसे निकाली, 3 साल थी, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 3 × 12 दैट इज 36। so this is the way you can find out the number of EMIs, and then in order to find the EMI, जो भी अमाउंट वाला फिगर था, लोन अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट, उसको जब आप नंबर ऑफ EMI से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द EMI, ठीक है। लैग आया हुआ है, just a minute, connected, okay, now I think it is fine. Yes, I think now it's fine. Yes, so let's continue with this question. Now I think, am I audible and visible? The screen is also fine. चलो आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राहुल बोरोड 1 लाख फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। राहुल ने क्या किया, 1 लाख रुपीज बोरो किया कोऑपरेटिव सोसाइटी से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। कैलकुलेट इज ईएमआई यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। सो अगेन हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या देके रखा हुआ है,
प्रिंसिपल दे हैव गिवन 1 लाख कि हमने बोरो किया. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%. R% जो है वो 10% ऑलरेडी देके रखा हुआ है. और टाइम, ये कैंसिल आउट होके 1 लाख इंटू 1 प्लस 2/10 विच इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 12/10. ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल आउट होके द अमाउंट विल कम आउट टू बी 1,20,000. द अमाउंट विल कम आउट टू बी 1,20,000. ठीक है, अभी हमको पता है नंबर ऑफ ई. नेटवर्क इशू कुछ हो रहे हैं. लेट्स क्विकली कंप्लीट इट, इससे पहले कि ज्यादा दिक्कत हो जाए. नेक्स्ट इट सेज ज्योति बाइज अ कार फॉर विच शी मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ ₹3,50,000 and the balance is to be paid in 3 years by monthly installments of 34,000 each. ठीक है, क्या हो रहा है, 3.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके एंड बैलेंस अमाउंट वो 3 साल में पे कर रही है बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 34,000 ईच. इफ द financier charges interest at the rate of 12% per annum and uses flat rate method, then the actual price of the car is. It's a very good question, important question है. Still it is lagging. Yes, देखो उसने क्या किया है, डाउन पेमेंट करी है 3.5 लाख रुपए की, और फिर कुछ अमाउंट एज ए उसने लोन लिया है, और उस लोन के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रही है, 34,000 रुपीज की किस्त पे कर रही है. कितनी किस्त पे कर रही है, 34,000 की किस्त पे कर रही है. और 3 साल तक, मतलब 3 साल में कितनी किस्तें पे करेगी, वो 36 किस्तें पे करेगी. राइट, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना उसने लोन लिया हुआ है, ये बताइए. ठीक है, चलो सिंपल है. देखो लोन उसने कितना लिया हुआ है ये नहीं पूछ रहे हैं, वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार क्या है. तो आप सोल्यूशन में पहले ऐसे लिखेंगे, एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार, एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार इट इज इक्वल टू, आपने जितना भी डाउन पेमेंट किया है वो प्लस जो आपने लोन लिया है वो, दैट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार. अब आपको डाउन पेमेंट तो देके रखा है, बट आपको लोन अमाउंट नहीं देके रखा है. तो बेसिकली आपको क्या करना है, लोन अमाउंट निकालना है. तो अब आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस RT/100. ठीक है, यहाँ से आप अमाउंट निकालते हो और उसको नंबर ऑफ EMI से डिवाइड करके आपको EMI मिल जाती है. अब आपको EMI ऑलरेडी देके रखी हुई है क्वेश्चन में, डाउन पेमेंट भी आपको देके रखा है 3.5 लाख का, और साथ साथ आपको EMI भी देके रखी हुई है 34,000 की. राइट, नाउ यू नो कि EMI का क्या फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस RT/100, और इसको जब आप नंबर ऑफ EMI से डिवाइड कर देते तो यू गेट EMI. राइट, तो EMI कितना है, 34,000 है. ठीक है, प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 प्लस RT 12%, और टाइम कितना है 3 इयर्स. ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ EMI कितनी हो जाएंगी, 12 इंटू 3 दैट इज 36. 12 इंटू 3 दैट इज 36. ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 34,000 इंटू 36 इज इक्वल टू P इंटू 12 इंटू 3 इज 36, 136 अपॉन 100. ठीक है, 136 अपॉन 100. राइट, बस अब ये जो भी वैल्यूज आएगी इसको आप ट्रांसपोजिंग करके सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से आपको लोन की अमाउंट मिल जाएगी, यहाँ से आपको लोन की अमाउंट मिल जाएगी. ठीक है, नाउ इफ यू वांट आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इफ यू वांट आप LCM लेके भी कर सकते हो, वट एवर यू डीम फिट. और से कि आप इसको यहीं काट दो 4 के टेबल से,
कि भाई ये 3 टाइम्स जा रहा है और ये 25 टाइम्स जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/25। इसका एलसीएम लोगे 25 प्लस 9 इज 34/25, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, p इंटू 34/25 कर दो, एंड आपको जब p निकालना है तो आप क्या करोगे, 34,000 इंटू 36 इंटू 25 अपॉन 34, ये 1000 हो जाएगा। सिंपली 36 इंटू 25 कर लो, 36 इंटू 25 कर लो इसको फटाफट से। तो 36 इंटू 5 इज 720, सॉरी 36 इंटू 5 इज 180, और ये 72, 900 और 3 जीरो, 9 लाख आ जाएगा लोन अमाउंट, ठीक है। बट उन्होंने अपन से 9 लाख नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार क्या है। तो आप क्या करोगे, डाउन पेमेंट किया था उसने 3.5 लाख का, उसमें 9 लाख रुपए ये लोन का ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 12.5 लाख इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। 12.5 लाख इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड, ठीक है। चलो बढ़िया, तो यहाँ पर ये फ्लैट रेट वाला मेथड हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। इसमें हम बेसिकली जो हमने आई फैक्टर, पी फैक्टर, ये सब सीखा था, इसका यहाँ पर बहुत अच्छा यूज होने वाला है, इफ यू आर वेल अवेयर विद द टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको शुरू में बताई। देखो, ईएमआई निकालनी रहेगी हमें। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला हुआ है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आपने फर्स्ट ईएमआई पे की, उसमें कुछ कंपोनेंट इंटरेस्ट का होता है, कुछ कंपोनेंट प्रिंसिपल का होता है। जितना प्रिंसिपल आपने पे किया उतना आपके लोन अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। सो ये जो मेथड होता है वो बेसिकली आप मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज रियली अ थिंग कि क्यों आपको इस सिलेबस में इतना ये वाला टॉपिक देके रखा है, बट ठीक है, जो है वो पढ़ लीजिए। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है, ठीक। चलो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, ईएमआई निकालना है ना, या तो आपको लोन का अमाउंट दे देंगे और बोलेंगे ईएमआई निकालो, या तो फिर ईएमआई दे देंगे और बोलेंगे लोन का अमाउंट निकालो। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया पिछला वाला 34,000 वाला, वहां पर आपको ईएमआई दे दी थी और आपको लोन अमाउंट निकाल के कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। सो इधर वे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी पूछा जाए उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कहानी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, जो लोन अमाउंट होता है, जो लोन अमाउंट होता है उसको मैं बोलती हूँ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एक लोन अमाउंट है टर्म, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, और एक टर्म है ईएमआई, ठीक है। एक टर्म है ईएमआई। इज दिस क्लियर? यस। आपको अगर लोन अमाउंट निकालनी है, लोन अमाउंट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ईएमआई में पी फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ईएमआई में पी फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे। नाउ व्हाट इज पी फैक्टर गाइस, अभी हमने सीखा था, अगर आपको ईएमआई निकालनी है तो आप लोन अमाउंट को पी फैक्टर से डिवाइड करोगे। पहले मैं ये सिंपल वाला बता रही हूँ, फिर उसका दूसरा वाला भी बता दूंगी। सो पी फैक्टर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था, लोन अमाउंट इज इक्वल टू ईएमआई इंटू पी फैक्टर, मतलब 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n और इनटू आई। दिस इज योर पी फैक्टर। बेसिकली एफ फैक्टर को आई फैक्टर से डिवाइड कर दो, दैट इज योर पी फैक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर ईएमआई दिया हुआ है, लोन अमाउंट निकालना है, तो गो बाय दिस अप्रोच, ठीक है। लेकिन अगर आपको ईएमआई निकालना है, ईएमआई निकालना है तो क्या करोगे, जो भी लोन अमाउंट है, जो भी लोन अमाउंट है उसको पी फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। पी फैक्टर से डिवाइड करना मतलब डिनोमिनेटर से लिखना चालू करोगे, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, फिर न्यूमरेटर में जाओगे इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। ये बन गया ईएमआई का फॉर्मूला, ये बन गया ईएमआई का फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है।
तो ईएमआई निकालने के लिए क्या करना है, लोन को पी फैक्टर से डिवाइड करना है। एंड व्हाट इज पी फैक्टर, 1 प्लस। अब इस फॉर्मूला नंबर 1 में जैसे हमने सिंकिंग फंड में किया था कि आरएचएस को 1 + i⁴ से डिवाइड कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देन देयर कम्स दी फॉर्मूला नंबर। ठीक है, लोन तो एज इट इज रहेगा। अब 1 + i⁴ को न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर में तो वो कैंसिल हो जाएगा, अकेला आई बच जाएगा, 1 + i⁴ डिवाइड बाय 1 + i⁴ करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। i इंटू 1 + i⁴ न्यूमरेटर को डिवाइड किया 1 + i⁴ से, फिर जो डिनोमिनेटर था 1 + i⁴ -1, उसको भी हमने इससे डिवाइड किया। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इवेंचुअली द फॉर्मूला लेफ्ट आउट इज i अपॉन 1 माइनस, अब इसको आप क्या लोगे, 1/1 + i⁴ को 1 माइनस 1 + i⁴ ठीक है, ये आपका बन गया एक और सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, एक और सिंपल सा फॉर्मूला आपका बन गया, दैट इज ईएमआई इज इक्वल टू लोन इंटू आई अपॉन 1 - 1 - i⁴ ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये एक तरीका है ईएमआई निकालने का। और अगर लोन निकालने के लिए बोलते हैं तो लोन के लिए क्या करेंगे, ईएमआई में हम ये इंटू कर देंगे 1 माइनस 1 + i⁴ अपॉन आई। ठीक है, आई बात समझ में। सो ईदर वे वी कैन डू इट, ईदर वे वी कैन डू इट। वो जो भी निकालने के लिए बोले, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले, ईएमआई निकालने के लिए बोले, जैसा बोले। ठीक है, तो दोनों तरीके से अपन को ये चीज आनी चाहिए। तो लेट मी जस्ट कंक्लूड इतना सारा पार्ट so that things become very clear in your mind. ठीक, हमने क्या सीखा, ध्यान से समझेंगे बातों को कि अगर मुझे लोन निकालना है, ठीक है, क्या करना है मुझे, लोन निकालना है, लोन अमाउंट अगर मुझे निकालनी है, लोन निकालना है, तो ईएमआई को क्या करेंगे अपन, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज ईएमआई इंटू 1 + i⁴ -1 upon 1 + i⁴ into i. This is the formula for loan. This is the formula for loan. Loan को आप प्रेजेंट वैल्यू यानी p से भी डिनोट कर सकते हो। This is your formula number 1. ठीक है, yes, I hope this is clear. फिर इसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है कि आप 1 + i⁴ से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा -n पावर वाला। ठीक है, वो चल जा सकते हैं अपन। तो बस एक फॉर्मूला अच्छे से कर लो, कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड, इतना अच्छे से दिमाग में रख लो, फिर जैसा क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करते चलना है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दो फॉर्मूलेज और हैं, 2-3 फॉर्मूलेज और हैं, जिसमें वो आपसे जो भी ड्यूरेशन ऑफ द लोन है, जो भी ड्यूरेशन ऑफ द लोन है, उस ड्यूरेशन में से किसी भी ईएमआई के रिस्पेक्ट में पूछ लेंगे कि इस पर्टिकुलर ईएमआई के समय पे कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, या इस पर्टिकुलर ईएमआई में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है, ये पूछ लेंगे। ठीक है, तो वो उस हिसाब से भी आता है क्वेश्चन, उससे भी अपन को घबराना नहीं है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है बस इसी में थोड़ा सा अपन को चेंजेस करना है एंड विल बी डन विद इट। ठीक है, चलो देखते हैं वो क्या फॉर्मूलेज हैं। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग at the beginning of
केथ पीरियड मतलब केथ इंस्टॉलमेंट्स के बाद वो आपको बोलेंगे कि आफ्टर 120 इंस्टॉलमेंट्स कितना आउटस्टैंडिंग है प्रिंसिपल, ये बता दीजिए, ऐसा करके वो बोलेंगे। ठीक है, सो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द केथ पीरियड, यही वाला फॉर्मूला उठाना है, बस n की जगह पे आपको n माइनस के प्लस 1 डाल देना है। ठीक है, सो द फॉर्मूला विल बी p इज इक्वल टू EMI इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं आना है। n की जगह बस आपको n माइनस के प्लस 1 डाल देना है, दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड चीज क्या पूछ सकते हैं वो आपसे कि इस केथ EMI में इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट कितना था। तो EMI जो आप पे कर रहे हो 120th EMI जैसे आपने बोला, उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना था ये निकालना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, आपको इंटरेस्ट निकालना है ना, तो इस वाले फॉर्मूले में से ये आई हटा दो तो सेकंड वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड इन केथ EMI, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिर्फ से फर्स्ट वाले फॉर्मूले में से आई कंपोनेंट हटा दो, n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। ठीक है, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो वो आपसे पूछ सकते हैं वो है कि प्रिंसिपल पेड इन पेंडिंग कितना है। ये क्या है, इस EMI में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है। तीसरा वाला क्या पूछ रहे हैं कि इस EMI में केथ EMI में प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है। तीनों में अंतर है ना, तीनों में अंतर है ना। फर्स्ट वाले में इस तारीख पर प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है ओवरऑल ये पूछ रहे हैं, सेकंड वाले में पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर EMI में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है ये पूछ रहे हैं, थर्ड वाले में पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर EMI में प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है ये। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, सिंपल है। हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट, प्रिंसिपल पेड इन केथ EMI इज इक्वल टू जो भी EMI बने उसमें से जो सेकेंड केस में आपने इंटरेस्ट निकाला था वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकेंड केस में जो आपने इंटरेस्ट निकाला था उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, EMI माइनस इंटरेस्ट पेड इन केथ EMI, दैट इज द सेकेंड वाला फॉर्मूला। मतलब थर्ड को करने के लिए सेकेंड वाला करना पड़ेगा आपको, थर्ड को करने के लिए सेकेंड वाला आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। एंड फोर्थ इज वेरी सिंपल कि इस पूरे टेन्योर में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, तो वो तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, एक EMI जितने की है उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ EMI से। ठीक है, फिर उसमें से लोन अमाउंट माइनस कर दो, उसमें से लोन अमाउंट माइनस कर दो, दैट विल गिव यू टोटल इंटरेस्ट पेड अमाउंट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी यूजुअली डू। हम कोई चीज फाइनेंस करते हैं, जैसे लेट्स से कि हमने फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई मोबाइल खरीदा, ठीक, मोबाइल की जो कॉस्ट थी वो 20,000 थी, 20,000 हमारे पास थे नहीं, हमने फाइनेंस कराया, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हम फाइनेंस कर देंगे, आप 2,000 की 6 किस्तें दे देना। फोन 20,000 का था, 2,000 की 6 किस्तें कितनी हो जाएंगी, सॉरी फोन कितने का था, 20,000 का, 12 किस्तें दे देना, ऐसा बोला। तो फोन 20,000 का था, 2,000 की 12 किस्तें, मतलब 12 इंटू 2 24,000। फोन 20,000 का था, पैसे तुम 24,000 दे रहे हो, तो 4,000 तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो क्या है, इंटरेस्ट। तो ये वाला टेक्निक ये तो हम करते ही हैं, ये जो प्रोसेस है ये तो हम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक टेक्निक हो गई हमारी। उसके बाद EMI के हमने दो फॉर्मूलेज भी देख लिए। ठीक है, EMI के दो फॉर्मूलेज हमने देख लिए। देखो ये हमने यहाँ से शुरू किया था, प्रेजेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमने ये पहला फॉर्मूला उठाया, फिर इसी फॉर्मूले से हमने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकाला, इंटरेस्ट पेड इन केथ EMI निकाला, प्रिंसिपल पेड इन केथ EMI निकाला और टोटल इंटरेस्ट पेड निकाला। ये चार चीजें हो गई। ठीक है, अब EMI के जो 3 फॉर्मूले हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसमें से 2 फॉर्मूले अपन ऑलरेडी रिटेन कर चुके हैं। फॉर्मूला फॉर EMI
ट्रांसपोजिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखा था अपन ने कि लोन इज इक्वल टू EMI इंटू पी फैक्टर, लोन इज इक्वल टू EMI इंटू पी फैक्टर, ये बेसिक फॉर्मूला। इससे अपन ने पहला फॉर्मूला निकाला था कि EMI इज इक्वल टू लोन या P अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, ये बेसिक फॉर्मूला था। फिर इसी फॉर्मूले में हमने 1 प्लस आई टू द पावर n से डिवाइड किया, तो फॉर्मूला क्या बन गया EMI का, लोन इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n, ये सेकेंड फॉर्मूला बन गया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा फॉर्मूला जो थोड़ा सा यूनिक है, जो ML अग्रवाल में दिया हुआ है, वो ये है कि लोन में जो ये इतना पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, लोन में जो ये इतना पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उन्होंने एक नया टर्म दे दिया AN/I। अगर आपको AN/I देके रखा हुआ है तो आपको सिंपली लोन को क्या करना है, AN/I से डिवाइड कर देना है, आपको EMI मिल जाएगी। ये तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा EMI का, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा EMI का। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, राइट। चले अब इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं फटाफट से, उसके बाद वी विल कंप्लीट द टॉपिक, ठीक है। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मिसेस दुबे borrowed rupees 5 lakh from a bank to purchase a car and decided to repay by monthly installments in 5 years। ठीक है, 5 लाख का उसने लोन लिया बैंक से और उसको बोला कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाऊंगा 5 साल तक, मतलब 60 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट 8% कंपाउंडेड मंथली, कैलकुलेट द EMI। ठीक है, आपको EMI निकालनी है। सो EMI के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर EMI? जो डेटा दिया है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पे लिख दो P कितना है, द लोन अमाउंट इज 5 लाख, I जो है वो कितना हो जाएगा 0.08 डिवाइड बाई 12, इट इज 0.0067, N है 5 ईयर्स, तो नंबर ऑफ EMIs कितनी हो जाएंगी 60, 5 इंटू 12 दैट इज 60 EMIs। ठीक है, ये सब हमने गिवन डेटा लिख दिया। अब मुझे EMI निकालना है। EMI के लिए आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला लोन डिवाइड बाय P फैक्टर, सो P अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। जो वैल्यूज दी हुई है वो पुट कर देते हैं, 5 लाख इंटू आई कितना है 0.0067। ये कैसे आया 0.0067? ये मुझे डेटा दिया है, 8% को मैंने 12 से डिवाइड करना है, तो मुझे डिवाइड करने की भी मेहनत नहीं करनी क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। ठीक है, सो 0.0067 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n की वैल्यू क्या है 1.4928। चाहो तो पहले ऐसे लिख लो 1.0067 की पावर 60, ठीक है, अपॉन 1.0067 की पावर 60 माइनस 1, ठीक है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज, 5 लाख इंटू 0.0067 इंटू 1.4928 अपॉन 1.4928 माइनस 1, ठीक है। बस इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है एंड सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द EMI, ठीक है, बाय डिवाइडिंग। दैट्स अ लेंथी प्रोसेस, आई टोटली अग्री एंड दैट इज नॉट जस्टिफाइड कि आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन मैनुअली करना चाहिए, आई टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरजीत परचेस्ड अ न्यू हाउस, सुरजीत ने एक नया घर खरीदा, कॉस्टिंग 40 लाख and made a certain amount of down payment so that he can pay the balance by taking a home loan from XYZ bank। कुछ तो उसने डाउन पेमेंट किया, ये उसकी कॉस्ट थी। कॉस्ट हमेशा किसके बराबर होती है, कॉस्ट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस द लोन अमाउंट, ठीक है।
तो उन्होंने बोला कि ही हैज मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, मतलब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि इतना डाउन पेमेंट है करके, मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट so that he can pay the balance by taking a home loan from XYZ bank. If his EMI is 30,000, अब क्वेश्चन ने बोल दिया भाई कि जो EMI है वो है 30,000, EMI दे के रखिए तो डेफिनेटली आपको लोन अमाउंट निकालनी पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर. सो EMI 30,000 है at 9% interest compounded monthly by reducing balance method, payable for 25 years. 25 years का टाइम है और कंपाउंडेड मंथली है, सो 25 इंटू 12 इज 300 EMI हो जाएंगी. देन व्हाट इज द इनिशियल डाउन पेमेंट मेड बाय हिम, इनिशियल डाउन पेमेंट मतलब DP आपको निकालना है. सो EMI 30,000 है, नंबर ऑफ EMI कितनी होंगी, N आपको 25 ईयर्स देके रखा हुआ है, number of EMIs will be 25 into 12, that is 300. Now take a look at the given information. minus 300 देके रखा है given information में, that means you have to use the second वाला formula, that is you have to use the second वाला formula, right? So P is equal to EMI into 1 EMI into I. just a minute, EMI आपको ऑलरेडी दी हुई है ना, EMI इंटू P फैक्टर होता है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है. यस, EMI इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई फैक्टर इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n. अभी मैं इसको माइनस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी लाइक दिस, EMI इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n जो है वो डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर n से, तो 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा i. एज सिंपल एज दैट, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है, बढ़िया. अब क्या करें भाई, वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट से. लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, लेट्स क्विकली पुट द वैल्यूज हियर. वेयर इज द क्वेश्चन, हियर इट इज. तो यहाँ से रब करके इस फॉर्मूले को यहाँ उठा के रख देते हैं और इसमें डाल देते हैं वैल्यूज. तो EMI आपको कितना देके रखा हुआ है, 30,000 का EMI है, इंटू 1 माइनस, देखो ये 1 रेट कितना था, 9% है, कंपाउंडेड मंथली है, तो 9% डिवाइड बाय 12 होता है 0.0075. आई इज इक्वल टू 0.0075. सो 1 माइनस 1 प्लस 0.0075 की पावर -300 अपॉन आई 0.0075, ठीक है. so let's put the value 30,000 into 1 माइनस इसकी वैल्यू कितना है 0.1062, ठीक है, और i कितना है 0.0075. बस इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर एज लोन अमाउंट निकल कर आ जाएगी, कॉस्ट में से लोन अमाउंट माइनस कर दोगे तो डाउन पेमेंट निकल आ जाएगी. तो दिस वुड बी द प्रोसेस टू डू इट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन अमोर्टाइजेज अ लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 फॉर अ न्यू होम बाय ऑब्टेनिंग a 10-year mortgage at the rate of 12% compounded monthly. Find EMI total interest paid. See, अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके थ्रू EMI निकालना इज वेरी इजी फॉर यू. वेरी इजी तो नहीं, बट द फॉर्मूला बिकम्स वेरी सिंपल फॉर यू, ठीक है. जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो, तो थर्ड वाले फॉर्मूले के हिसाब से हमारा क्या था कॉन्सेप्ट, EMI इज इक्वल टू P अपॉन AN बाय I. N क्या है, जितनी किश्तें हैं, ठीक है. प्रिंसिपल कितना है 1,50,000, किश्तें कितनी है देखो 10 साल का समय है, एक साल में 12 महीने होते तो 12 किश्तें हैं, और रेट कितना है 12% कंपाउंडेड मंथली, तो मतलब 0.001 हो जाएगा. I इज इक्वल टू 12% डिवाइड बाय 12, दैट इज 0.01, ठीक है.
तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करी। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 69.6891 के। ठीक है, इसको जस्ट आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2157.42, ये आपको मिल जाएगा ईएमआई। ठीक, अब आपसे सेकंड पार्ट क्या पूछा है, इंटरेस्ट पेड निकालना है। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको सिखाया इंटरेस्ट पेड कैसे निकालोगे। टोटल इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईएमआईज इनटू ईएमआई, नंबर ऑफ ईएमआईज इनटू ईएमआई माइनस लोन अमाउंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2152.42 इनटू कितनी ईएमआई थी 120 माइनस जितने का लोन था 1,50,000 का लोन था, जो भी निकल कर आएगा दैट वुड बी द इंटरेस्ट पेड, दैट वुड बी द इंटरेस्ट पेड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या कह रहे हैं, अ लोन ऑफ 4 लाख, कितने का लोन है 4 लाख का, at the interest rate of 6.75% per annum compounded monthly is to be amortized by equal payments at the end of each month for 10 years। ठीक है, लोन कितने का है 4 लाख का है। लोन यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है 4 लाख की है। रेट है 6.75% और कंपाउंडेड मंथली है, तो आई कितना हो जाएगा 0.0675 डिवाइड बाय 12। ठीक है, जो कि आपको देके रखा है 0.005625, दैट यू डोंट हैव टू डू इट। ठीक है, नंबर ऑफ ईएमआईज कितनी हो जाएंगी, 10 साल का समय है तो 10 इंटू 12 दैट इज 120 नंबर ऑफ ईएमआईज हो गई। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट, तो वो क्या पूछ रहे हैं ईएमआई। तो ये हमको जो डेटा दिया है 120 की पावर वाला, इससे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करके ईएमआई निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ, तो वो के की जगह उन्होंने आपको 61st मंथ दे दिया है, के की जगह क्या दे दिया आपको 61st मंथ दे दिया है। तो सेकंड वाला अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ यहाँ पर, तो सेकंड वाला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर अपन लोन जो अपन को देके रखा है 4 लाख का वो डाल देंगे, फिर 1 प्लस आई की पावर n माइनस के मतलब कितना होगा, n 120 था, k 61 है, उसमें आपने प्लस 1 किया, सो 120 माइनस 60 इट इज इक्वल टू 60। सो फॉर दैट आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है, राइट। सो 1.005625 की पावर 60 इंटू आई आपको कितना देके रखा है 0.005625 अपॉन 1.005625 की पावर 60 माइनस 1। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है एंड सॉल्व करना है। आई नो दिस इज वेरी टफ फॉर यू टू सिंप्लीफाई इट, बट ठीक है, एग्जाम में अगर आता भी है ये चीज तो प्लीज एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के और वैल्यूज डाल के छोड़ के आए, पूरा नहीं छोड़ के आना है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट, तो अभी इंटरेस्ट जब पेमेंट की बात करेंगे, जब इंटरेस्ट पेमेंट की बात करेंगे तो जो आई वाला फैक्टर है वो आपको हटा देना है उसमें से। ठीक है, जो आई वाला फैक्टर है वो आपको उसमें से हटा देना है। ठीक, ग्रेट। फिर उसके बाद अच्छा एक सेकेंड कि यहाँ पे ना यहाँ पर ईएमआई आना चाहिए। एक सेकेंड, प्रिंसिपल में वी मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल में हम आई फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो ईएमआई आता है ना, नहीं ठीक है, प्रिंसिपल में अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ ठीक है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो उससे आ जाएगा सही तरीके से। फिर प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 61st पेमेंट, तो जो फॉर्मूला था उसमें अपन आई को गायब कर देंगे, हो जाएगा प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 61st पेमेंट के लिए ईएमआई में से ये इंटरेस्ट पेड माइनस कर देंगे,
और टोटल इंटरेस्ट पेड में ईएमआई जितनी आई थी उसको 120 से मल्टीप्लाई करके लोन अमाउंट को उसमें से माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, yes, so this is the way you can proceed to this type of questions. Yes, I totally agree, कैलकुलेशन बड़ी है, फॉर्मूले भी बड़े हैं, बट थोड़ा सा बैठ के 2-1 घंटा फॉर्मूलेज को ध्यान से फोकस से करोगे तो फॉर्मूलेज थोड़े से सिंपल हो जाएंगे। एटलीस्ट पुट द वैल्यूज, आखिरी का जो डिवीजन वाला पार्ट है वो छोड़ के आ जाओ, बट करके मतलब जहां तक पॉसिबल हो वहां तक तो करके आओ, क्वेश्चन को पूरा पूरा छोड़ना नहीं है अपन को एनी हाउ। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर इन योर माइंड कि कैसे अपन को आगे बढ़ना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। अपना जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि ईएमआई में जब आप पी फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको लोन मिलता है। ठीक है, हाँ राइट। अब ये क्या है, ईएमआई का फॉर्मूला था ये वाला, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर ईएमआई। तो लोन को जब आप पी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट ईएमआई, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ये ईएमआई का था, बढ़िया है। यहाँ पर ये जो जब वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 61st पीरियड पूछ रहे हैं तो उसके लिए ना ये यहाँ पर उल्टा हो गया, ये फॉर्मूला जो है ना उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर ईएमआई इंटू पी फैक्टर होता है और उसमें फिर एन की जगह पर अपन n-k+1 लिखते हैं। ठीक है, इंटू n-k+1 लिखते हैं, दैट इज फॉर जब आप प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकाल रहे हो। तो सेकंड वाले के लिए फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ घोटाला हो गया, कोई बात नहीं, विल जस्ट डू इट। मेरे को यही वाला फॉर्मूला मैंने लिखा और उसी में वैल्यूज मैंने पुट कर दी। सो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर अगर आपसे निकालने के लिए बोल रहे हैं तो आप क्या करोगे, ईएमआई में क्या करोगे, पी फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। प्रिंसिपल निकालना होता है ना तो हमेशा भी मल्टीप्लाई पी फैक्टर इन द ईएमआई। तो ईएमआई इंटू पी फैक्टर यानी 1+i⁴ n था, n की जगह क्या कर देना है, n-k+1 कर देना है, n-k+1 कर देना है, बाकी और तो कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर i इंटू 1+i⁴ n-k+1 इस तरीके से करना है। ठीक है, तो बेहतर क्या है तरीका करने का, इट्स दैट कि आप पहले ईएमआई को अच्छे से सुलझा लो, ऐसे फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो, इसके चक्कर में पहले आप तरीके से ईएमआई का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या है, जो भी लोन अमाउंट है दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक, उसको क्या करोगे, पी फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा और फिर यहाँ पर i इंटू 1+i⁴ n। ठीक है, ये ईएमआई को इस फॉर्मूले से निकाल लो, बढ़िया, ईएमआई को निकालना है तो इस फॉर्मूले से करके निकाल लो। ठीक है, ये एक अलग चीज हो गई फर्स्ट केस। ठीक, फिर सेकेंड केस में जब उन्होंने बोला ना कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकालना है, पी निकालना है, तो उसके लिए अपना वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा कि ईएमआई इंटू पी फैक्टर। ठीक है, बस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकालना है तो जो भी ईएमआई थी वो लिखेंगे अपन इंटू 1+i⁴ n की जगह पर n-k+1 लिखेंगे और फिर -1 इधर करेंगे और 1+i⁴ करके इंटू आई कर देंगे। ये बस अंतर समझ जाना। ठीक है, ईएमआई निकालना है तो पी फैक्टर से डिवाइड करेंगे लोन अमाउंट को, दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर प्रिंसिपल निकालना है तो अपना फॉर्मूला क्या चलता है, ईएमआई इंटू पी फैक्टर। और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकालना है तो एन की जगह पे अपन को n-k+1 डाल देना है। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के लिए। और अगर आपको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकालना है तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले में से आई को हटा दोगे, इस फॉर्मूले में से आई को हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये हो गया। और चौथी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि ईएमआई में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट इन द ईएमआई कितना है, चौथी चीज आपसे क्या पूछी जाए कि प्रिंसिपल इन द केथ ईएमआई कितना है, प्रिंसिपल इन केथ ईएमआई कितना है, तो आप क्या करोगे, ईएमआई में से जो सेकंड वाला इंटरेस्ट है वो माइनस कर दोगे, तो आपको प्रिंसिपल इन केथ ईएमआई मिल जाएगा। बस ये प्रोसेस उतना याद रखना, ठीक है, ये याद रखोगे। ईएमआई निकालने के लिए, ईएमआई के लिए हमेशा द कॉन्सेप्ट वुड बी कि लोन अमाउंट को पी फैक्टर से डिवाइड करना है, ये हमेशा याद रखना है। पी फैक्टर से डिवाइड करना है तो 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन डिनोमिनेटर में लिखेंगे और फिर न्यूमरेटर में आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन लिखेंगे। अब जब भी प्रिंसिपल निकालना होता है तो हम ईएमआई इंटू पी फैक्टर करते हैं, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, ईएमआई इंटू पी फैक्टर करते हैं, हमारा बेसिक फॉर्मूला है, राइट। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकालना है एट द एंड ऑफ केथ ईएमआई, एट द टाइम ऑफ केथ ईएमआई या इन द बिगनिंग ऑफ द केथ पीरियड, ऐसे करके बोलेंगे। तो उस इंस्टेंस में एन की जगह पर आपको एन माइनस के प्लस वन डाल देना है, ठीक है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा, बस एन की जगह एन माइनस के प्लस वन डाल देना है। आपको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन केथ ईएमआई निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में से ये आई वाला पार्ट हटा दोगे और बाकी का फॉर्मूला एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। और केथ ईएमआई में प्रिंसिपल कितना था ये निकालना है, तो ईएमआई जितनी आपने फर्स्ट फॉर्मूले से निकाली थी उसमें से ये इंटरेस्ट वाला हटा दोगे तो आपको प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट इन केथ ईएमआई मिल जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट, ओवरऑल इंटरेस्ट निकालना है तो नंबर ऑफ ईएमआईज को मल्टीप्लाई करो एक ईएमआई से, तो आपको मिल जाएगा कि आपने कितना पेमेंट किया है माइनस जो भी आपका लोन अमाउंट था वो, दैट विल गिव यू द इंटरेस्ट अमाउंट, दैट विल गिव यू द इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। सो आई होप फॉर्मूले को लेकर जो भी कंफ्यूजन हुई वो सबको क्लियर है कि कैसे आपको डिटेन करना है। ये वाला जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईएमआई के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करेगा। इसके बाद हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, जो आपके सिलेबस में इस साल ऐड हुआ है। 2 साल पहले इट वॉज देयर इन द सिलेबस, बट जो लेटेस्ट एम एल अग्रवाल की बुक्स होगी उसमें ये नहीं है, ठीक। मैं जस्ट आपको एक वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड इंट्रो दे रही हूँ, कैलकुलेशन पार्ट में अभी नहीं बता रही हूँ, बट जस्ट एक इंट्रो दे रही हूँ। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक डेट को एक्नॉलेज करता है, दैट एक्नॉलेजेस अबाउट द डेट, दैट एक्नॉलेजेस अबाउट द डेट, ठीक है, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट एक्नॉलेजेस अबाउट द डेट ऑफ द कंपनी और द पर्सन जिसने भी उधार लिया है, ठीक है, कि फलाने ने इतना इतना उधार लिया है। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में ना पूरी डिटेल्स होती है। सबसे पहले होता है कि जो डेट है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, जो डेट है उसकी फेस वैल्यू कितनी है ये लिखा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कूपन रेट कितना है, कूपन रेट मतलब द इंटरेस्ट रेट, कितने इंटरेस्ट, कितने रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में कि हमेशा इंटरेस्ट जो होता है वो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, इट इज अ डेट, ठीक। आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो आप फ्री में तो दोगे नहीं, इंटरेस्ट तो लोगे, या आप किसी से उधार ले रहे हो तो वो तो आपको फ्री में देगा नहीं, इंटरेस्ट लेगा। तो वट जिसने भी जिससे लिया है, जिसने भी दिया है वो इंटरेस्ट लेगा और जिसने लिया है वो इंटरेस्ट देगा। तो जो कूपन रेट होता है, जो कूपन रेट होता है वो क्या होता है, इट इज द इंटरेस्ट रेट जो कि फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद ना एक वैल्यू होती है मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब जो भी उसका बॉन्ड इशू का जो टाइम पीरियड होता है वो एक्सपायर होने पर जो जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था, उधार दिया था, उसको कितना मिल रहा है, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू, उसको रिडेम्पशन वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में बेसिकली क्वेश्चन कैसा आता है
कि बॉन्ड की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाए, कितने प्राइस पर उसको खरीदे। तो उसका एसेंस जो होता है ना वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का, जो एसेंस होता है वो यही होता है कि फ्यूचर में जितने भी इनफ्लोज हो रहे हैं ना उस बॉन्ड से, फ्यूचर में उस बॉन्ड से जितने भी इनफ्लोज हो रहे हैं उस उन सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ all the future inflows from the bond। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड की अपन परचेज प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं कि आज ये बॉन्ड अपन कितने में खरीदे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हम देखेंगे कि ये बॉन्ड हमें, अगर हम आज इस बॉन्ड को खरीदते हैं तो भविष्य में मुझे इससे क्या क्या रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपके पास इनफ्लो हो रहा है, द इंटरेस्ट पार्ट, द मेच्योरिटी वैल्यू पार्ट, सबको इंक्लूड करना है, सबकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है और उसको ऐड कर देना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो वो प्राइस ये बताता है कि आप मैक्सिमम इस बॉन्ड को इतने पे खरीद सकते हो, इससे कम में खरीदो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा में खरीदते हो तो आपका नुकसान है। ठीक है, so what is valuation of bond? It is the price at which the bond will be purchased, and that price is determined by adding up the present values of all the future inflows from the bond। ठीक है, अब इस फ्यूचर इनफ्लोज में क्या क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूड्स द इंटरेस्ट, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स द मेच्योरिटी वैल्यू, इट इंक्लूड्स द मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। सो दैट गिव्स यू द बॉन्ड की वैल्यू, राइट। अब इसके लिए मैंने जो पुराने वर्जन में देखा था एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस, उसमें लॉग और एंटी लॉग का भी इस्तेमाल किया गया है। तो लॉग टेबल तो बहुत रेयर है आपको दे एग्जामिनेशन हॉल में, व्हाट दे विल डू, दे कैन गिव यू स्पेसिफिक लॉग वैल्यू और एंटी लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे देंगे इन ऑर्डर टू हेल्प यू सॉल्व इट, राइट। सो ये एक पार्ट है जिसका प्रैक्टिस मैं अभी नहीं करवा रही हूँ। मैं प्रैक्टिस सेशंस जो होंगे एग्जाम के टाइम पर, बिफोर एग्जाम, जो दिसंबर और फेब के स्टार्टिंग में, दिसंबर एंड और फेब की स्टार्टिंग में होंगे, ऑफ दिसंबर एंड या जनवरी की स्टार्टिंग में होंगे, तो उस समय मैं इसका प्रैक्टिस करा दूंगी। अदरवाइज आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये एक टॉपिक है जो इस साल ऐड हुआ है, ये 2 साल पहले था फिर डिलीट हो गया, अभी वापस ऐड हो गया है। और इस साल डिलीट क्या हुआ है, आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पढ़ना है, नॉमिनल रेट नहीं पढ़ना है, और रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट जो है डिविडेंड वाला वो नहीं पढ़ना है। ये क्या है, डिलीटेड टॉपिक्स है इस चैप्टर के, ये आपको नहीं पढ़ने। तो एमएल अग्रवाल या आर डी शर्मा की जिस एक्सरसाइज में ये टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, बस एक एडिशनल टॉपिक दैट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो ओके, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, दैट इज टुमारो। कल हम टाइम सीरीज करके जो छोटू सा चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे इन वन गो एट 7 PM। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।